हाय एवरीवन, और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रिंग्स के बारे में। अब इस चैप्टर के अंदर हम मेनली 3 चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे कैर डेटा टाइप को। उसके बाद हम बात करेंगे कैरेक्टर एरेज के बारे में। यानी अभी तक हमने नॉर्मली जितने भी एरेज देखे हैं वो हमारे इंटीजर टाइप के एरेज होते थे। इस चैप्टर के अंदर स्पेसिफिकली हम कैरेक्टर एरेज की बात करेंगे एंड फिर फाइनली हम बात करेंगे C++ के अंदर स्ट्रिंग्स के बारे में, जो C++ STL का पार्ट है और जिन्हें आज के बाद सारी क्लासेस के अंदर हम जनरली स्ट्रिंग्स को क्रिएट करने के लिए, स्ट्रिंग्स को एक्सेस करने के लिए यूज़ कर रहे होंगे। तो शुरुआत सबसे छोटे डेटा टाइप से होगी, विच विल बी कैरेक्टर। उसके बाद कैरेक्टर एरेज कैसे क्रिएट होते हैं, फिर कैरेक्टर एरेज की क्या क्या हमारे पास क्वालिटीज़ होती हैं और कैसे कैरेक्टर एरेज की कुछ कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं जिनको ओवरकम करने के लिए, जिनको और बेटर करने के लिए हमारे पास स्ट्रिंग्स आई। तो सबसे पहले बात करते हैं कैरेक्टर डेटा टाइप के बारे में। अब कैर डेटा टाइप के बारे में ऑलरेडी हमने अपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था, यानी वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स के अंदर। कैर डेटा टाइप हमें ऑलरेडी पता है कि मेमोरी के अंदर 1 बाइट की जगह लेता है एंड इसके अंदर हम सारे के सारे अपने कैरेक्टर्स को स्टोर करते हैं। किसी भी कैरेक्टर को क्रिएट करने के लिए हम सिंगल कोट्स का यूज़ करते हैं, यानी हम स्मॉल a से लेके स्मॉल z तक कैरेक्टर्स को स्टोर कर सकते हैं, कैपिटल A से लेके कैपिटल Z तक कैरेक्टर्स को स्टोर कर सकते हैं। कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी हैं जिनको हम स्टोर कर सकते हैं, जैसे @ हो गया या फिर डॉलर सिंबल हो गया या फिर एस्टरिस्क हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारे स्पेशल कैरेक्टर्स हैं एंड इसके साथ में हम चाहें तो डिजिट्स को भी कैरेक्टर की फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं, यानी एक सिंगल डिजिट को। वी हैव आवर बॉयलर प्लेट कोड। इसके अंदर अगर हमें कोई भी कैरेक्टर CH1 बनाना है तो CH1 के अंदर हम चाहें तो लोअर केस में किसी भी एलिमेंट को स्टोर कर सकते हैं, हम चाहें तो CH2 में अपर केस में किसी भी एलिमेंट को स्टोर कर सकते हैं, CH3 के अंदर हम चाहें तो किसी भी स्पेशल कैरेक्टर को स्टोर कर सकते हैं, जैसे हमारा परसेंटेज हो गया, या फिर हम चाहें तो डिजिट्स को भी स्टोर कर सकते हैं, जैसे डिजिट 9 हो गया। इसके अलावा हम चाहें तो कुछ और स्पेशल कैरेक्टर्स को स्टोर कर सकते हैं, जैसे हमारा नेक्स्ट लाइन कैरेक्टर हो गया। नेक्स्ट लाइन कैरेक्टर C++ के अंदर क्या होता है, \n। अब यहाँ पर \n देखकर आपके दिमाग में ख्याल आ सकता है कि कैरेक्टर्स के अंदर तो हम एक सिंगल डिजिट, एक सिंगल, हाँ सारी चीज़ें सिंगल ही स्टोर करते हैं, तो \n के अंदर तो 2 यहाँ पर कैरेक्टर्स हैं, तो इसको कैसे स्टोर कर पाएंगे। एक्चुअली C++ जब भी \n को देखता है वो उसे सिंगल कैरेक्टर यानी नेक्स्ट लाइन कैरेक्टर की तरह ट्रीट करता है, उसे 2 अलग अलग कैरेक्टर्स यानी स्लैश को अलग और n को अलग नहीं देखता। तो इसीलिए हम चाहें तो कैरेक्टर के अंदर \n को भी स्टोर कर सकते हैं। ये नेक्स्ट लाइन के लिए होता है, अगर हमने \t लिखा तो ये टैब स्पेस के लिए होता है। तो इस तरीके से बहुत सारे डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं जिनको स्टोर किया जा सकता है। अब जब भी ये कैरेक्टर्स मेमोरी के अंदर जाकर स्टोर होते हैं, ये हमारी 1 बाइट की यानी 8 बिट्स की मेमोरी को ऑक्यूपाई करते हैं। और वैसे तो हमने अपने कोड में कोई भी कैरेक्टर लिखा है, जैसे हमने स्मॉल a लिख दिया, हमने स्मॉल b लिख दिया, हमने स्मॉल c लिख दिया, लेकिन इंटरनली ये जो सारे के सारे कैरेक्टर्स हैं हमें पता है कि ये ज़ीरोज़ एंड वंस की फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, यानी बिट्स की फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। और एक्चुअली इन्हें कन्वर्ट करने के लिए, यानी इनकी जो एनकोडिंग है उसके लिए हम यूज़ करते हैं ASCII का। व्हाट इज़ ASCII? ASCII इज़ अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ये एनकोडिंग स्टैंडर्ड है जो हमें बताता है कि कैरेक्टर्स कैसे मेमोरी के अंदर जाकर स्टोर हो रहे होंगे। अब इसके और ज़्यादा एज सच डिटेल में हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, पर ASCII के बारे में आप और पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि दिस इज़ अ 7-बिट कैरेक्टर सेट जिसके अंदर 128 टोटल कैरेक्टर स्टोर हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे सिस्टम्स इस तरीके से वर्क करते हैं कि वो मिनिमम 1 ही बाइट की जगह दे सकते हैं, तो इसीलिए 7 बिट्स को ना स्टोर करने की बजाय हमारे कैरेक्टर्स कितनी बिट्स लेते हैं, हमारे कैरेक्टर्स 8 बिट्स में अपनी वैल्यूज़ को स्टोर करा रहे होते हैं। तो ये तो हो गया बेसिक्स ऑफ कैरेक्टर्स। इसके साथ में कभी कभी कुछ सवालों के अंदर 2 स्पेशल ASCII वैल्यूज़ हैं जो हमें पता हो तो वो हमें हेल्प कर जाता है। यानी स्मॉल a की जो हमारे पास ASCII वैल्यू होती है दैट इज़ इक्वल टू 97, उसी तरीके से स्मॉल b की 98, स्मॉल c की हमारे पास 99 हो जाती है एंड सो ऑन। एंड कैपिटल A की ASCII वैल्यू होती है 65, कैपिटल B की ASCII वैल्यू हमारे पास होती है 66, कैपिटल C की होती है 67 एंड सो ऑन। तो कुछ कुछ ऐसे सवाल आते हैं जिसमें ASCII वैल्यूज़ हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर जाती हैं। हम चाहें तो इन ASCII वैल्यूज़ को एक्सेस भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आर कोड। यानी अगर हमने लिखा कैरेक्टर CH इज़ इक्वल टू A और अगर हम सी आउट कराएं इंटीजर फॉर्म में अपने CH को, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हमारी ASCII वैल्यू प्रिंट होगी, यानी स्मॉल a के लिए 97 प्रिंट होगा और यहीं पर हमारे पास कैपिटल A होता तो उस केस में वीड हैव 65।
अब अगर हमें कभी भी निकालना होता है कि हम कौन से कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, यानी ए से लेकर जी तक हम किसी भी कैरेक्टर का अगर इंडेक्स निकालना चाहते हैं, इंडेक्स निकालने का क्या मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल हमारा इंग्लिश अल्फ़ाबेट इस तरीके से वर्क करता है, ABCDEFGHIJKL, इस तरीके से। अब अगर हमें फाइंड आउट करना है ये जो कैरेक्टर F है ये कौन सी पोजीशन पर आता है इंग्लिश के अंदर, तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, वो पोजीशन निकालने के लिए हम किसी भी अपने कैरेक्टर CH से माइनस कर सकते हैं इस पूरी सीरीज़ का स्टार्टिंग कैरेक्टर। यानी अगर हम इससे A को माइनस कर देंगे तो हमारे पास F की पोजीशन आ जाएगी। जैसे इफ़ आई हैव अ कैरेक्टर F और अगर हमें इसकी पोजीशन चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, इंट पोजीशन इज इक्वल टू CH माइनस A और पोजीशन को करवा लेंगे प्रिंट। तो हमारे पास F की पोजीशन रिटर्न होकर आ गई है एज 5। इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं, दिस इज द 0th पोजीशन, दिस इज द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड ये हमारी 5th पोजीशन है जहाँ पर F एज अ लेटर एग्जिस्ट करता है। एंड यही सेम पोजीशन हमें कैपिटल F के लिए मिलेगी। कैपिटल F की पोजीशन निकालने के लिए हमें कैपिटल A को माइनस करना पड़ेगा। तो कैपिटल A से लेके कैपिटल Z में F की क्या पोजीशन है, F की पोजीशन है 5 के इक्वल। तो ये जो एक चीज़ है, अभी आपको ऐसे रैंडम लग रहा होगा कि ठीक है हमने एक कैरेक्टर में से दूसरे कैरेक्टर को माइनस कर लिया, इंटरनली टाइप कन्वर्जन हो रहा है, कैरेक्टर से कैरेक्टर को माइनस कर रहे हैं, पर इंटीजर में हमारे पास रिजल्ट आ रहा है, तो टाइप कन्वर्जन वगैरह सारी चीज़ें बैकग्राउंड में वर्क कर रही हैं, पर इस चीज़ की हमें ज़रूरत क्यों पड़ेगी। तो इस चैप्टर के अंदर हम एक दो ऐसे सवाल करने वाले हैं जिसमें हमें एक्चुअली समझ में आएगा हम दो कैरेक्टर्स को एक दूसरे से माइनस करके उनकी पोजिशन क्यों फाइंड आउट करते हैं। क्योंकि कई बार स्ट्रिंग के जो क्वेश्चन होते हैं, कैरेक्टर एरेज के जो क्वेश्चन होते हैं, वहाँ पर लॉजिकली हमें कैरेक्टर्स का इंडेक्स या उनकी पोजिशन फाइंड आउट करने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो इसीलिए इस चीज़ को हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कैरेक्टर एरेज के बारे में। कैरेक्टर एरेज बिल्कुल इंटीजर एरेज की तरह वर्क करते हैं। यानी अगर हमने लिख दिया इंट ARR ऑफ 5 इस तरीके से इज इक्वल टू 1 2 3 4, तो हमारे पास मेमोरी के अंदर एक 5 साइज़ का एरे क्रिएट हो जाएगा। इसको हम नाम दे देंगे ARR, जिसमें बहुत सारी इंडेक्स पोजीशन होंगी 2 3 एंड 4। ये 5 इंडेक्स पोजीशन है क्योंकि 5 साइज़ का एरे हमने बनाया है, और ये सारी की सारी शुरुआती 4 वैल्यूज़ उसके अंदर जाकर स्टोर हो जाएंगी। और लास्ट ये जो वैल्यू है ये एम्प्टी रहेगी, इट विल बी इनिशियलाइज्ड विद 0, तो यहाँ पर 0 आकर स्टोर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास मेमोरी के अंदर एक एरे बन जाएगा जो हमारा इंटीजर एरे होगा। सेम ही प्रोसेस कैरेक्टर एरेज का होता है। तो कैरेक्टर एरेज क्रिएट करने के लिए हम सिंपली लिख सकते हैं कैर, इसे हम नाम दे सकते हैं str। अभी हमने str नाम दिया क्योंकि जनरली कैरेक्टर एरेज को हम स्ट्रिंग्स को स्टोर करवाने के लिए यूज़ करते हैं। अब ये स्ट्रिंग्स का क्या मतलब है, स्ट्रिंग का मतलब होता है कोई भी वर्ड, कोई भी फ्रेज, कोई भी सेंटेंस, कोई भी पैराग्राफ, अगर हमें कैरेक्टर से बनी हुई कोई भी चीज़ स्टोर करवानी होती है मेमोरी के अंदर या कोड के अंदर, तो उसे हम जनरली नाम देते हैं स्ट्रिंग्स। तो यहाँ पर हमने अपने कैरेक्टर एरे को, वैसे तो हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, ARR भी नाम दे सकते हैं इसे, पर मैंने इसे str नाम दे दिया विच इज़ शॉर्ट फॉर स्ट्रिंग। और इसका भी हम साइज़ डिफाइन कर सकते हैं कि लेट्स सपोज मुझे 5 साइज़ का कैरेक्टर एरे क्रिएट करना है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, अपने कैरेक्टर एरे को डिक्लेयर कर दिया। हम चाहते तो डिक्लेरेशन के साथ भी इसमें कुछ ना कुछ वैल्यूज़ थी उनको स्टोर कर सकते थे, जैसे A को स्टोर कर दिया, B को स्टोर कर दिया, C को स्टोर कर दिया। तो इस तरीके से हमारा एक बेसिक कैरेक्टर एरे तैयार हो जाता है। अब हम चाहें तो कोई भी एक नॉर्मल सा कैरेक्टर एरे अपने कोड के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। वी कैन कॉल इट str, या अभी के लिए इसे ARR कह देते हैं। हमने एक 5 साइज़ का कैरेक्टर एरे बनाया जिसके अंदर हम 5 कैरेक्टर्स को इस तरीके से स्टोर करने वाले हैं। इसे D कह देते हैं एंड इसे हम E कह देते हैं। और नॉर्मली जैसे अपने एरे के सारी वैल्यूज़ को हम एक्सेस करते हैं, वैसे ही अपने इस एरे से हम अपने कैरेक्टर्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो वी कैन ट्राई टू प्रिंट ऑल आर कैरेक्टर्स यूजिंग काउट स्टेटमेंट्स। इसे सेव कर लेते हैं एंड रन करते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास हमारा आउटपुट प्रिंट होकर आ गया। अब ये तो हो गया एक नॉर्मल कैरेक्टर एरे जो बिल्कुल वैसे ही वर्क करता है जैसे हमारे पास एक इंटीजर एरे वर्क करता है। पर कभी कभी कैरेक्टर्स एरे को हम स्पेशली यूज़ करते हैं टू स्टोर स्ट्रिंग्स। यानी हम स्पेसिफिकली कैरेक्टर एरे से ये बताना चाहते हैं कोड के अंदर कि मुझे सिर्फ रैंडम कैरेक्टर्स को स्टोर नहीं करना, मुझे एक प्रॉपर स्ट्रिंग को स्टोर करना है। स्ट्रिंग को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्ट्रिंग को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि मैंने लिख दिया हेलो, तो ये क्या हो गई, ये मेरी स्ट्रिंग होगी। स्ट्रिंग्स को जनरली प्रोग्रामिंग नोटेशंस के अंदर जब भी लिखा जाता है तो डबल कोट्स के अंदर लिखा जाता है।
या फिर अगर डबल कोट्स के अंदर मैंने लिख दिया अपना कॉलेज, तो ये क्या हो गई, ये मेरी एक स्ट्रिंग हो गई। स्ट्रिंग के अंदर स्पेसेस भी हो सकते हैं, जैसे हेलो की जगह मैंने स्पेस देकर लिख दिया हेलो वर्ल्ड, तो ये क्या हो गई, ये मेरी एक स्ट्रिंग हो गई। स्ट्रिंग के अंदर पूरा सेंटेंस भी आ सकता है, पूरा पैराग्राफ भी आ सकता है। स्ट्रिंग्स कैन बी वेरी स्मॉल, यानी अगर सिंगल ए लिखा, ये भी एक स्ट्रिंग है, एज लॉन्ग एज इट यूजेस डबल कोट्स। या फिर एक बहुत बड़ी स्ट्रिंग भी हो सकती है। अब वो कैरेक्टर्स एरे जो स्पेशली यूज होते हैं टू स्टोर द स्ट्रिंग्स, उन्हें हमें कंपल्सरीली C++ के अंदर एक्सप्लिसिटली यानी अलग से कंपल्सरीली टर्मिनेट करना पड़ता है विथ समथिंग कॉल्ड अ नल कैरेक्टर। जैसे नेक्स्ट लाइन कैरेक्टर होता है \n, वैसे ही C++ के अंदर एक नल कैरेक्टर होता है कॉल्ड \0, और \0 की ASCII वैल्यू होती है 0 के इक्वल। और ये \0 किन्हीं भी कैरेक्टर्स के बाद अगर आपने \0 लगा दिया ना कैरेक्टर एरे में, उसका मतलब है आपकी स्ट्रिंग यहाँ पर खत्म हो गई। जहाँ पे \0 आ गया वहीं पर हमारी स्ट्रिंग जो है वो खत्म हो गई। तो जब भी कैरेक्टर्स एरे को हम स्ट्रिंग को स्टोर कराने के लिए यूज करेंगे, हमेशा वैल्यूज के एंड में हम क्या करेंगे, \0 लगाएंगे। \0 कहने का मतलब है कि ये रैंडम वैल्यूज नहीं है ABCD टाइप, ये क्या है, एक प्रॉपर वर्ड है। और क्या वर्ड बन रहा है यहाँ पे वर्ड बन रहा है COD, कोड। तो ये रैंडम CODE सिर्फ कैरेक्टर्स नहीं लिखे हुए, ये वर्ड के, एक स्पेसिफिक वर्ड के कैरेक्टर्स या एक स्पेसिफिक स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं। एंड एक और स्पेशल चीज अबाउट कैरेक्टर एरेज इन C++ कि जब भी हम अपने कैरेक्टर एरे का नाम प्रिंट करवाते हैं, जैसे इस तरीके से यहाँ पर हमने एरे प्रिंट करवाया। अब अगर ये इंटीजर एरे होता तो हमारे पास क्या आता, हमारे पास मेमोरी एड्रेस आता। किसका एड्रेस, हमारे इस एरे का स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास आता, क्योंकि हमने सीखा है कि इंटीजर एरे का जो नेम होता है वो एक पॉइंटर होता है। पर जब भी हम कैरेक्टर एरे का नाम प्रिंट करवाते हैं तो हमारे पास मेमोरी एड्रेस नहीं आता, हमारे पास क्या आती है, उस कैरेक्टर एरे की सारी वैल्यूज प्रिंट होकर आती है। अब क्योंकि इसके अंदर कोई भी वैलिड स्ट्रिंग स्टोर्ड नहीं है, वैलिड स्ट्रिंग कहने का मतलब है जो स्ट्रिंग नल कैरेक्टर से खत्म होती हो, तो इसीलिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन यहीं पर अगर हम स्टोर कर देते, लेट्स सपोज वी स्टोर्ड COD एंड E एंड साथ में अपना \0, तो ये भी हमारे पास 5 कैरेक्टर्स हैं और इन्हें जब हम प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास हमारी नॉर्मल स्ट्रिंग वैल्यू प्रिंट होगी विच इज़ कोड। तो किसी भी कैरेक्टर एरे के अंदर अगर हमने एक नॉर्मल स्ट्रिंग स्टोर कराई है, स्ट्रिंग्स आर ऑलवेज टर्मिनेटेड विद \0, हमारा नल कैरेक्टर जो एंड ऑफ द स्ट्रिंग हमें दिखा रहा होता है। तो हम अपनी कंप्लीट स्ट्रिंग को एक्सेस कर सकते हैं जस्ट बाय राइटिंग द नेम ऑफ आवर कैरेक्टर एरे। अब यहाँ पर एक और टर्मिनोलॉजी, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम अपना कैरेक्टर एरे कहते हैं। लेकिन जब भी कोड में हमें दिखे कि हमने इस तरीके का कुछ लिखा हुआ है, हमने लिखा हुआ है अपना कॉलेज डबल कोट्स के अंदर, या फिर हमने लिख दिया है हेलो वर्ल्ड डबल कोट्स के अंदर, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम स्ट्रिंग लिटरल्स कहते हैं। ये फर्स्ट चीज़ भी क्या हो गई, ये हो गया स्ट्रिंग लिटरल। ए भी क्या हो गया, ए हो गया स्ट्रिंग लिटरल। अब स्ट्रिंग लिटरल्स को हमें अलग से जाके \0 से नल कैरेक्टर से हमें उन्हें फिनिश नहीं करना होता, लेकिन हमेशा अपने कैरेक्टर एरे को हम नल कैरेक्टर से फिनिश करेंगे। तो जब भी आप इस तरीके की वैल्यूज देखते हैं तो इन्हें C++ के अंदर स्ट्रिंग लिटरल्स कहा जाता है। लिटरल्स के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपनी वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स वाले चैप्टर में। लिटरल इज एनीथिंग जिसकी वैल्यू फिक्स्ड है। जैसे अगर हमने स्ट्रिंग बनाई A, तो A की वैल्यू A ही रहेगी। ये वैल्यू जो हमारी अपना कॉलेज स्ट्रिंग है, इसकी वैल्यू हमेशा अपना कॉलेज ही रहेगी। लेकिन कैरेक्टर एरे की वैल्यू चेंज हो सकती है। कल को हो सकता है कोड की जगह इसे हम कोड्स कर दें, या इसे कुछ और हम वैल्यू दे दें, या CODE की जगह इसे COLD हम कर दें, कोल्ड बना दें। तो कल को कैरेक्टर एरे के इंडिविजुअल इंडेक्स पे जाके वैल्यूज चेंज की जा सकती हैं। पर लिटरल्स क्या रहते हैं, लिटरल्स आर बेसिकली लाइक कॉन्स्टेंट्स विच आर प्री डिफाइंड इन अ लैंग्वेज। जैसे अगर मैंने 5 लिख दिया तो 5 की वैल्यू 5 ही रहेगी, उसे चेंज करके हम कभी 3 नहीं कर सकते। तो वही सेम लॉजिक वर्क करता है हमारे स्ट्रिंग लिटरल्स के साथ। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि अपने कैरेक्टर एरेज को हम क्रिएट एंड आउटपुट कैसे करते हैं। अब कैरेक्टर एरेज को क्रिएट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट वेज होती हैं, जिसमें से सबसे ईजी वे है कि हम लिखें कैरेक्टर अपने एरे का नाम एंड सिंपली उसे इक्वल टू कर दें सम स्ट्रिंग लिटरल। सो व्हाट इज दिस, इट इज़ अ स्ट्रिंग लिटरल। और लेफ्ट साइड में क्या है, लेफ्ट साइड में हमारे पास कैरेक्टर एरे है। तो जब भी हम स्ट्रिंग लिटरल की वैल्यू असाइन करेंगे किसी भी कैरेक्टर एरे को, तो उससे क्या होगा, उससे स्ट्रिंग के जो इंडिविजुअल कैरेक्टर्स हैं वो जाके हमारे एरे के अंदर स्टोर हो जाएंगे और ऑटोमेटिकली कैर एरे के अंदर एक नल कैरेक्टर भी जाकर स्टोर हो जाएगा। तो अगर हमने लिखा कैर, इसे लिख देते हैं वर्क इज इक्वल टू कोड,
और यहाँ पर हमें साइज़ बताने की ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी राइट साइड में जितने भी हमारे पास लेटर्स होंगे हमारे स्ट्रिंग लिटरल के अंदर, वही साइज़ हमारे एरे का बन जाएगा। तो यहाँ पर इनफैक्ट प्रिंट भी करवाते हैं, वर्क एंड लाइन, सेव, तो हमारे पास कोड आकर प्रिंट हो गया। नेक्स्ट तरीका होता है जिसमें अपने कैरेक्टर एरे के नाम के साथ हम अपना साइज़ भी डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर इस केस के अंदर हमारा साइज़ एटलीस्ट 5 होना चाहिए, क्योंकि जब भी राइट साइड में कोई भी स्ट्रिंग होती है, अब स्ट्रिंग लिटरल के अंदर तो हमें नल कैरेक्टर नहीं दिखता, लेकिन कैरेक्टर एरे के अंदर नल कैरेक्टर भी जगह लेता है। जैसे अगर हमने ये लाइन लिखी तो मेमोरी के अंदर क्या होगा, या इनफैक्ट इस फर्स्ट लाइन को देखते हैं। फर्स्ट लाइन जैसे ही हमने लिखी तो मेमोरी के अंदर एक कैरेक्टर एरे जाकर क्रिएट होगा जिसका नाम बनेगा वर्क, जिसके अंदर एक सी कैरेक्टर जाकर स्टोर हो जाएगा, ओ कैरेक्टर स्टोर हो जाएगा, डी स्टोर हो जाएगा, ई स्टोर हो जाएगा, एंड साथ में एक नल कैरेक्टर स्टोर होगा। तो हमारा जो वर्क एरे बनेगा उसका साइज़ क्या होगा, उसकी लेंथ क्या होगी, उसका साइज़ होगा 5 के इक्वल। तो इवन दो नल कैरेक्टर स्ट्रिंग लिटरल के अंदर अलग से मुझे दिखाई नहीं दे रहा और ना ही मुझे अलग से अपने कैरेक्टर एरे के अंदर स्टोर करना है, पर जब भी मैंने स्ट्रिंग लिटरल की वैल्यू कैरेक्टर एरे को असाइन किए तो ऑटोमेटिकली वो नल कैरेक्टर वहाँ पर जाकर स्टोर हुआ है जो मेमोरी के अंदर इस कैरेक्टर एरे में जगह लेता है। तो इसीलिए जब हम यहाँ पर कोई भी साइज़ मेंशन करेंगे तो उसका साइज़ नल कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए। अगर यहाँ 4 कैरेक्टर्स हैं, 4 कैरेक्टर की जगह तो है ही और एक एक्स्ट्रा फॉर द नल कैरेक्टर। इनफैक्ट हवर कर रहे हैं तो VS कोड भी दिखा रहा है कॉन्स्टेंट कैरेक्टर ऑफ 5 साइज़, तो हम यहाँ पर 5 भी लिख सकते हैं, हम चाहें तो यहाँ पर 10 भी लिख सकते हैं। जैसे ही हमने यहाँ पर 10 लिखा और अब हम वर्क की वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे तो उस केस में क्या होगा, उस केस में सिर्फ कोड हमारे पास आकर प्रिंट होगा। थर्ड वे होता है कैरेक्टर एरे को डिफाइन करने का, जिसमें हम नॉर्मली बिना साइज़ के अपने एरे का नाम लिखते हैं एंड राइट साइड में हम कुछ कैरेक्टर्स को लिख सकते हैं, जिसको हमने ऑलरेडी देख लिया था। तो यहाँ पर एक बार फिर से लेट्स ट्राई टू क्रिएट आर एरे O D एंड E, साथ में लास्ट में हमारे पास आ जाएगा एक नल कैरेक्टर। इसे सेव कर लेते हैं एंड लेट्स रन इट, तो हमारे पास कोड प्रिंट होकर आ जाएगा। और इसी के साथ में फोर्थ तरीका होता है जिसमें हम यहाँ पर अपना साइज़ मेंशन कर देते हैं, यानी यहाँ पर हमने साइज़ मेंशन कर दिया 50 के इक्वल, इसे प्रिंट करवाएंगे तो सेम आउटपुट हमारे पास प्रिंट होकर आएगा। अच्छा, यहाँ पर अगर हम अपना नल कैरेक्टर लगाना भूल गए, हमने लिखा CODE सिंपल, लेकिन कैरेक्टर एरे तो 50 साइज़ का बना है, तो बाकी सारे इंडाइसेस पर क्या स्टोर होगा, बाकी सारे इंडेक्स पर जाकर गार्बेज वैल्यू स्टोर हो रही होंगी। तो यहाँ पर जब हम वर्क को प्रिंट करवाएंगे, इसे एक बार क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर वैसे तो अभी कोड प्रिंट होकर आ रहा है, बट ये काफ़ी रैंडम प्रोसेस है जिसमें गार्बेज वैल्यूज़ भी प्रिंट हो सकती हैं। जैसे हम एक नॉर्मल इंटीजर एरे क्रिएट करते हैं, उसे अगर हम इनिशियलाइज नहीं करते तो कुछ केसेस में हो सकता है 0 प्रिंट हो, बाकी केसेस में हो सकता है गार्बेज वैल्यूज़ प्रिंट हो। तो ऐसे ही जब भी हम एक स्ट्रिंग स्टोर कराते हैं पर एरे का साइज़ अगर स्ट्रिंग के साइज़ से बड़ा है और हमने नल कैरेक्टर से भी एंड नहीं किया, तो उस केस में स्ट्रिंग का एंड कभी मिलेगा ही नहीं और बाकी सारे इंडेक्स पर जो भी गार्बेज वैल्यूज़ होंगी उसे कैरेक्टर में कन्वर्ट करने की कोशिश की जाएगी, तो बेसिकली गार्बेज वैल्यूज़ हमारे पास प्रिंट होकर आ सकती हैं। इसके साथ में कोई भी अगर हमारे पास कैरेक्टर एरे होता है, लेट्स सपोज वी आर एंडिंग इट विद \0, तो हम अपनी स्ट्रिंग की लेंथ भी प्रिंट करवा सकते हैं यूजिंग दिस फंक्शन कॉल्ड strlen, स्टैंड्स फॉर स्ट्रिंग लेंथ। जैसे यहाँ पर स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, स्ट्रिंग की लेंथ में हमारा नल कैरेक्टर काउंट नहीं होता, तो इस वर्ड के लिए हमारे स्ट्रिंग की लेंथ हो जाएगी 4 के इक्वल। तो यहाँ पर हम स्ट्रिंग लेंथ जब प्रिंट करवाएंगे 4 हमारे पास प्रिंट होकर आएगा। उसी तरीके से अगर हमने यहाँ पर लिख दिया HELL एंड O, तो उस केस में हमारे पास 5 लेटर्स का वर्ड है और इसकी लेंथ भी हम चाहें तो प्रिंट करवा सकते हैं, तो दिस विल बी इक्वल टू 5। तो कभी भी किसी कैरेक्टर एरे के अंदर अगर हमने कंप्लीट वर्ड स्टोर कराया है विद द नल कैरेक्टर तो हम उसकी लेंथ को भी प्रिंट करवा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि अपने कैरेक्टर एरेज को हम कैसे इनपुट ले सकते हैं। अब नॉर्मली जो इनपुट लेने का तरीका होता है उसमें हम वैल्यूज़ को सीन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट अस क्रिएट दिस कैरेक्टर एरे कॉल्ड वर्ड, जिसके अंदर 10 साइज़ का कोई भी वर्ड हम इनपुट ले सकते हैं। तो हमने सिंपली किया वर्ड एंड हम सी आउट कर सकते हैं योर वर्ड वॉज। एक चीज़ यहाँ पर हमें नई देखने को मिलेगी कि हमें कैरेक्टर एरे को इनपुट लेने के लिए हम चाहें तो एक एक इंडेक्स की भी वैल्यू इनपुट ले सकते हैं, लेकिन कैरेक्टर एरे पूरी की पूरी स्ट्रिंग को भी टर्मिनल से इनपुट ले सकता है और उसे वो खुद कैरेक्टर्स के अंदर कन्वर्ट कर देगा। लेट्स सेव इट
एंड क्लियर इट, या यहाँ पर लेट्स मेक इट 30। लेट्स सपोज हमने एंटर किया हेलो, तो हमारे पास हेलो प्रिंट होकर आ गया कि हमारा वर्ड हेलो था। हम चाहें तो उस वर्ड की लेंथ भी प्रिंट करवा सकते हैं। लेंथ इज इक्वल टू strlen ऑफ आर वर्ड। हमने लिखा अपना कॉलेज, तो ये वर्ड भी एंटर हो जाएगा। हमारा वर्ड था अपना कॉलेज और इसकी लेंथ थी 11 के इक्वल। लेकिन जब भी हम सीन को यूज़ करते हैं, देयर इज़ वन थिंग दैट हैपन्स कि जब भी मैंने अपना कॉलेज को स्पेस के साथ लिखा, तो उस केस में क्या हुआ, स्पेस के बाद वाला जितने भी हमारे कैरेक्टर्स थे या जितना भी डेटा होता है उसे सीन इग्नोर कर देता है। तो उसने वर्ड किसको लिया, उसने वर्ड सिर्फ अपना को लिया जहाँ पर उसे पहली बार वाइट स्पेस मिला और उसने उसी की लेंथ को काउंट किया। तो सीन क्या करता है, सीन से जब भी हम किसी भी स्ट्रिंग को इनपुट लेते हैं वो इग्नोर कर देता है वाइट स्पेसेस के बाद वाले सारे के सारे लेटर्स को। यानी एक बार जैसे ही कोई भी स्पेस आ गई उसके बाद आपने कुछ भी लिखा है वो कभी भी एंटर नहीं होगा। तो इसीलिए हमें ज़रूरत पड़ती है एक और एडिशनल फंक्शन की जिसे हम यूज़ करते हैं टू एंटर आर सेंटेंसेस, टू एंटर आर पैराग्राफ्स, जिसके अंदर वाइट स्पेसेस भी अवेलेबल हों। तो इसका नाम है cin.getLine। तो हम .getLine फंक्शन को यूज़ करते हैं जिसमें सबसे पहले हम अपना कैरेक्टर एरे पास कर सकते हैं एंड उसके बाद हम कैरेक्टर एरे का साइज़ पास करते हैं। साइज़ यानी कि मैक्सिमम आप कितने कैरेक्टर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं इनपुट के थ्रू। एंड ये जो थर्ड हमारा पैरामीटर होता है, दिस इज़ एन ऑप्शनल आर्गुमेंट। तो सबसे पहले तो इन्हीं दोनों के ऊपर फोकस करते हैं। ये तो हो गया वर्ड के लिए। यहाँ पर हम वर्ड इनपुट ले रहे हैं, पर इसी को एक बार कॉपी कर लेते हैं। लेट्स सपोज इस बार हम पूरा का पूरा कोई सेंटेंस इनपुट लेना चाहते हैं, तो हम सेंटेंस को इनपुट ले लेंगे एंड फिर उसे प्रिंट आउट कर देंगे और उसकी स्ट्रिंग की लेंथ भी प्रिंट करेंगे। इस बार सीन करने की बजाय हम cin.getLine इस फंक्शन को यूज़ करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले तो हम अपनी कैरेक्टर एरे का नाम लिखेंगे एंड उसके बाद हमारा जो मैक्सिमम साइज़, लेट्स सपोज द साइज़ इज़ इक्वल टू 30। एक बार इसे क्लियर कर लेते हैं। हेलो फ्रॉम अपना कॉलेज। तो पूरी की पूरी हमारे पास इस बार स्ट्रिंग एंटर हो गई है एंड स्ट्रिंग की लेंथ हमारे पास आ गई है 23 के इक्वल। अब अगर कभी भी हमारे पास ऐसा स्पेशल केस आता है जिसमें लेट्स सपोज हम वहाँ पर रुकना चाहते हैं जहाँ पर जैसे ही यूज़र ने स्टार एंटर कर दिया, तो स्टार जहाँ पर लिख दिया वहीं पर हम टर्मिनेट करना चाहते हैं अपनी एंट्री को, उसके बाद से हम कोई भी वैल्यू इनपुट नहीं लेंगे, तो उस केस में हम इसे एज अ डीलिमिटर, एज अ थर्ड आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। थर्ड आर्ग्यूमेंट को क्या कहते हैं? थर्ड आर्ग्यूमेंट को हम अपना डीलिमिटर कहते हैं, यानी जो हमारी स्ट्रिंग जो भी हम इनपुट ले रहे हैं उसे लिमिट कर रहा है। और ये ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट होता है, हमें एज सच पास करने की ज़रूरत नहीं है, पर जहाँ पर भी पास कर दिया, लेट्स सपोज हमने स्टार लिख दिया और इस बार हम सेम स्ट्रिंग एंटर करने की कोशिश करेंगे, हेलो फ्रॉम, और यहाँ पर हमने स्टार लिख दिया अपना कॉलेज, तो इस बार स्टार के बाद वाला पूरा पार्ट इग्नोर हो गया, स्ट्रिंग के अंदर स्टोर हो गया हेलो फ्रॉम एंड इसकी लेंथ हो गई 11 के इक्वल। लेंथ 11 कैसे हुई? ये 5 इसने काउंट कर लिया, 6 काउंट कर लिया, 6 + 4 लेटर्स तो 10 हो गया एंड फ्रॉम के बाद का ये जो हमने स्पेस दिया था स्टार से पहले इसको भी काउंट किया है एंड दैट इज़ वाई द स्ट्रिंग लेंथ इज इक्वल टू 11। तो इस तरीके से हम अपने कैरेक्टर एरे की वैल्यूज़ को इनपुट कर सकते हैं और उन वैल्यूज़ को आउटपुट भी कर सकते हैं। हम चाहें तो इंडेक्स वाली वैल्यूज़ को भी आउटपुट कर सकते हैं, यानी सेंटेंस ऑफ 0 को भी अगर हमें आउटपुट करना होता तो वो चीज़ भी पॉसिबल है, यानी एरे की तो सारी क्वालिटीज़ हैं ही। तो H हमारे पास प्रिंट होकर आ जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल जिसे हम सॉल्व करने वाले हैं, दिस इज़ अ प्रैक्टिस क्वेश्चन जिसमें हमें कन्वर्ट करना है अपनी पूरी स्ट्रिंग को टू अपर केस। यानी हमें इस तरीके से कैरेक्टर एरे इनपुट में मिलेगा जिसके अंदर स्मॉल a से लेके स्मॉल z तक एंड कैपिटल A से लेके कैपिटल Z तक ये कैरेक्टर्स हो सकते हैं, सिर्फ इतने ही कैरेक्टर्स अलाउड हैं। तो हमें क्या करना है, सारे के सारे कैरेक्टर्स को हमें अपर केस के अंदर कन्वर्ट करना है। जैसे कैपिटल A है तो इसका तो कैपिटल A ही रहेगा, स्मॉल p है ये कैपिटल P बन गया, कैपिटल P है ये तो कैपिटल P ही रहेगा, स्मॉल l कैपिटल L बन गया, स्मॉल e कैपिटल E बन गया। तो इस तरीके से पूरी की पूरी जो आउटपुट स्ट्रिंग है वो कैपिटल लेटर्स से फिल्ड है। तो अगर इस तरीके से हमें अपर केस के अंदर पूरी स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? लेट्स राइट डाउन आर कैरेक्टर एरे। इसमें हमारे पास कैपिटल A है, स्मॉल p है, कैपिटल P है, L है, E है और साथ में एक नल कैरेक्टर होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें इसी एरे के अंदर चेंजेस करने हैं, तो हम एक एक इंडेक्स पर जा सकते हैं और अपने एक एक लेटर को अपर केस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम इस इंडेक्स पर गए, इस इंडेक्स पे ऑलरेडी हमारा जो कैरेक्टर है वो अपर केस में है, तो हमें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। यानी अगर हमें दिखता है कि हमारे वर्ड ऑफ आई की वैल्यू ऑलरेडी कैपिटल A
से कैपिटल जी के बीच में, तो उस केस में क्या करना है, उस केस में कुछ नहीं करना। लेकिन अगर कभी पता चलता है कि इसके अलावा कोई वैल्यू है, इसके अलावा वैल्यू कहने का मतलब है स्मॉल ए से लेके स्मॉल जी के बीच में कोई वैल्यू है, तो उस केस में हमें काम करना है। क्या काम करना पड़ेगा, जैसे इस इंडेक्स पर जब हम जाएंगे तो इस स्मॉल पी को मुझे कैपिटल पी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और कैपिटल के अंदर कन्वर्ट करने का क्या प्रोसेस रहेगा, बेसिकली प्रोसेस ये होगा कि स्मॉल ए से लेके स्मॉल जी के बीच में हम क्या करेंगे, पी की पोजीशन निकाल लेंगे। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि कैपिटल ए से कैपिटल जी के बीच में कैपिटल पी की भी सेम पोजीशन होगी। ये चीज़ ऑलरेडी कैरेक्टर डेटा टाइप में हम देख चुके हैं कि जो स्मॉल पी की पोजीशन होती है इस सीरीज़ में, वही कैपिटल पी की पोजीशन होती है इस सीरीज़ में। तो पहले तो ये वाली पोजीशन निकाल लो। तो स्मॉल पी की क्या पोजीशन होगी, इसे पोजीशन कह देते हैं। स्मॉल पी की पोजीशन होगी वर्ड ऑफ आई माइनस स्मॉल ए। तो जिस भी इंडेक्स पर या जिस भी पोजीशन पर स्मॉल पी अकर करता है ए से लेके जी तक, वो हमारे पास आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटे से लेटर के साथ समझते हैं। हमारे पास अगर एक कैरेक्टर है सी एच इज इक्वल टू ई, तो ई के लिए सबसे पहले तो ई की पोजीशन निकाल लेंगे। ई की पोजीशन ए बी सी डी ई में क्या होती है, 4 के इक्वल। हम पोजीशन को 0 से स्टार्ट करते हैं, तो सी एच माइनस ए क्या हो जाएगा, हमारे पास 4 के इक्वल हो जाएगा। तो अब क्या हम कह सकते हैं कि कैपिटल ए में, इस कैपिटल ए के अंदर अगर हम इस 4 को ऐड कर दें तो हमारे पास कैपिटल ई आ जाएगा। क्योंकि अगर ए बी सी डी ई को देखा जाए तो इसमें कैपिटल ए के अंदर अगर हम 4 को ऐड करते हैं तो मतलब हमने 4 लेटर्स को जंप कर लिया है और अब हम इस ई वाले कैरेक्टर के ऊपर जाकर खड़े हो गए हैं। तो बेसिकली कुछ नहीं करना, अपने कैरेक्टर की पोजीशन निकाल लेनी है, उसमें से स्मॉल ए को माइनस करके, और फिर कैपिटल ए में उसी पोजीशन को ऐड कर देंगे तो हमारे पास उसी का अपर केस वर्जन हमारे पास मिल जाएगा। तो ये जो हमारे पास पोजीशन आई है, इस पोजीशन के अंदर हमें ऐड कर देना है अपने कैपिटल ए को। तो इससे तो हमारे पास पोजीशन आएगी एंड इससे हमारे पास अपर केस लेटर आ जाएगा। तो इसे अलग से पोजीशन के अंदर स्टोर कराने की ज़रूरत नहीं है, हम सेम लाइन पर अपनी पूरी की पूरे ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। तो बेसिकली 2 चॉइसेस होंगी हमारे पास। अगर हमारा लेटर ऑलरेडी कैपिटल है तो उस केस में कुछ नहीं करना, लेकिन अगर स्मॉल केस में है तो पहले तो उसकी पोजीशन निकाल लो, फिर उसे कैपिटल ए के अंदर ऐड कर दो ताकि उसी का अपर केस वर्जन हमें मिल सके। तो यहाँ पे जाएंगे तो इसको कैपिटल पी के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, यहाँ जाएंगे ऑलरेडी कैपिटल है, यहाँ जाएंगे कैपिटल एल में कन्वर्ट कर देंगे, यहाँ जाएंगे कैपिटल ई में कन्वर्ट कर देंगे। और रुकना कहाँ पर है, रुकना हमें वहाँ पर है जहाँ पर हमारे पास नल कैरेक्टर आ जाता है। जैसे ही नल कैरेक्टर आ गया वहाँ हम स्टॉप कर जाएंगे। तो इसके लिए एक बार एक छोटा सा कोड लिखते हैं। लेट्स फर्स्ट डिफाइन आर वर्ड, कैरेक्टर वर्ड इज इक्वल टू, इसके अंदर हम लिख सकते हैं APPLE। नल कैरेक्टर ऑलरेडी वर्ड के अंदर आ गया होगा। और अब एक फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन का नाम लिखेंगे void to upper। इसमें हमारे पास एक कैरेक्टर एरे आएगा एंड साथ के साथ उसकी लेंथ आएगी n के इक्वल। यहाँ से जब हम टू अपर को कॉल करेंगे तो टू अपर के अंदर हमें वर्ड को पास करना पड़ेगा, साथ में वर्ड की लेंथ को। वर्ड की लेंथ क्या होने वाली है, उसे कह देते हैं स्ट्रिंग लेंथ ऑफ वर्ड, जिसको हम पास कर देंगे। अब स्ट्रिंग लेंथ, इसकी लेंथ क्या है 5 के इक्वल, यहाँ पर भी n आएगा 5 के इक्वल। नल कैरेक्टर को वैसे ही हम काउंट नहीं करते, स्ट्रिंग लेंथ के अंदर काउंट नहीं होगा, ना उसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो उसकी हमें ज़रूरत भी नहीं है। अब यहाँ पर अपने एरे पर हम लूप चलाएंगे 0 से लेकर लेस देन n तक i++। हमारा जो करंट कैरेक्टर है यानी कैर ch, करंट कैरेक्टर क्या हो जाएगा, वर्ड ऑफ आई, यानी हमारा ith कैरेक्टर है। इस ch के लिए हमें ऑपरेशंस को देखना है। तो सबसे पहले तो चेक कर लेंगे क्या ch कैपिटल A और कैपिटल Z के बीच में आता है। कैसे चेक करेंगे, कोई भी लेटर कैपिटल A और कैपिटल Z के बीच में आता है, हम चेक करेंगे क्या ch ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल A एंड ch लेस देन इक्वल टू कैपिटल Z है। तो इसका मतलब है A से बड़ा है और उसके इक्वल है, या फिर Z से छोटा है और इसके इक्वल है। दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। मतलब हमारा कैपिटल क्या है, मतलब हमारा कैरेक्टर क्या है, हमारा कैरेक्टर एक अपर केस कैरेक्टर ऑलरेडी है। उस केस में हमें क्या करना है, उस केस में हमें कुछ नहीं करना, तो सिंपली कंटिन्यू कर सकते हैं। और एल्स वाला केस क्या होगा, एल्स वाला केस हमारा लोअर केस का होगा। और लोअर केस में हमें क्या करना है, लोअर केस में पहले तो उसकी पोजीशन निकाल लो। पोजीशन होगी ch माइनस स्मॉल a के इक्वल, और फिर उसे कैपिटल में कन्वर्ट करना है तो कैपिटल A को ऐड कर दो। ये बेसिकली हमारे कैरेक्टर की नई वैल्यू हो जाएगी। और इस वैल्यू को कैसे लिखेंगे, क्या हमें इस वैल्यू को ऐसे लिखना चाहिए ch इज इक्वल टू ch,
ऐसे बिल्कुल भी नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि उस केस में तो क्या होगा, इस वेरिएबल के अंदर चेंजेस होंगे, इस CH वेरिएबल के अंदर, पर मुझे तो एरे के अंदर चेंजेस करने हैं। तो एरे के अंदर चेंजेस करने के लिए आई कैन सिंपली राइट वर्ड ऑफ आई इज इक्वल टू CH माइनस A प्लस A। इसे सेव कर लेते हैं, सिर्फ इतना ही लूप हमें लिखना है। अब हम हर एक कैरेक्टर पे जाएंगे, अगर अपर केस है इग्नोर कर देंगे, लोअर केस है तो उसे अपर केस के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हमने टू अपर को कॉल लगा दी एंड लास्ट में हम सी आउट करा देंगे अपने वर्ड को। इसे सेव कर लेते हैं एंड लेट्स रन इट। तो हमारा एप्पल टोटल अपर केस के अंदर कन्वर्ट हो गया। यहीं पर अगर हम ABCDE लिख देते वो भी अपर केस के अंदर कन्वर्ट हो जाता, तो सारी की सारी वैल्यूज बेसिकली अपर केस के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी। अब जैसे हमने अपर केस के लिए फंक्शन लिखा है, वैसे ही आपके लिए होमवर्क प्रॉब्लम होगा कि आपको लोअर केस के लिए फंक्शन लिखना है। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इजी, लॉजिक बिल्कुल सेम है, बस इस लाइन को आपको रिवर्स करना है, बाकी पूरा का पूरा कोड सेम होने वाला है। और ये कंडीशन भी रिवर्स करनी है स्मॉल a स्मॉल z के लिए। इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इजी कोड, तो इसको अभी पॉज करके ट्राई करना है। और अगर आप अभी के अभी सॉल्व करवा रहे हैं, यानी अभी तक की सारी चीज़ें हमें कंप्लीटली क्लियर है। नेक्स्ट सवाल हमारे पास है टू रिवर्स अ कैरेक्टर एरे, यानी इस तरीके से हमें इनपुट के अंदर एक कैरेक्टर एरे मिलेगा, कैरेक्टर एरे अलॉन्ग विद इट्स लेंथ, और इसे हमें कम्प्लीटली रिवर्स करना है। अब किसी भी कैरेक्टर एरे को रिवर्स करने का क्या प्रोसेस है, हम विदाउट एनी एक्सटर्नल मेमोरी इसे रिवर्स करने की कोशिश करेंगे। तो रिवर्स करने का सिंपल सा प्रोसेस ये है कि एक हम पॉइंटर ले लेंगे शुरुआत में और एक हम पॉइंटर ले लेंगे एंड में। यहाँ पर पॉइंटर का मतलब वो पॉइंटर नहीं है, यहाँ पे पॉइंटर का मतलब है बेसिकली एक वेरिएबल होगा, इंटीजर वेरिएबल। ये शुरुआत में पॉइंट कर रहा है, ये एंड में पॉइंट कर रहा है। जैसे बाइनरी सर्च के अंदर हम दो वेरिएबल्स ले लेते हैं, स्टार्ट और एंड, और हम क्या करेंगे, स्टार्ट और एंड को स्वैप करते जाएंगे। C और E को हमने स्वैप किया तो क्या होगा, यहाँ पर E आ जाएगा, यहाँ पे C आ जाएगा, फिर मेरा स्टार्ट अपडेट होकर यहाँ आ जाएगा, मेरा एंड अपडेट होकर यहाँ आ जाएगा। यहाँ से हमारे पॉइंटर्स हट जाएंगे। उसके बाद हम O एंड D को स्वैप कर देंगे, तो D यहाँ पर आ जाएगा, O यहाँ पर आ जाएगा, एंड फाइनली क्या हमारी स्ट्रिंग बनेगी, स्ट्रिंग के अंदर E होगा, D होगा, O होगा एंड C होगा, फाइनली नल कैरेक्टर जिसको एज सच काउंट नहीं करेंगे। तो इस तरीके से हमारी पूरी की पूरी जो स्ट्रिंग है, यानी पूरा का पूरा जो कैरेक्टर एरे है, वो हमारे पास रिवर्स होकर आ जाएगा। तो कुछ नहीं करना, एक तो पॉइंटर्स के साथ स्टार्ट करेंगे, इंटीजर स्टार्ट जिसको इनिशियलाइज कर सकते हैं 0 के साथ, एंड जिसको इनिशियलाइज कर सकते हैं n-1 के साथ। हमारा लूप कब तक चलना चाहिए, अगर स्टार्ट कभी भी एंड के बाद में आ गया तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब एलिमेंट्स रिपीट होने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ही स्टार्ट एंड के पीछे पहुंच जाता है, एलिमेंट्स रिपीट होंगे। तो हमें तब तक लूप चलाना है जब तक हमारे स्टार्ट की वैल्यू लेस देन हमारे एंड की वैल्यू है। इसमें अगर आप इक्वल टू भी कर देंगे ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इक्वल टू के केस में सिंपली क्या होने वाला है, इक्वल टू के केस में लेट्स सपोज हमारे पास ये कैरेक्टर एरे है ABC, तो उस केस में ये मेरा स्टार्ट है, ये मेरा एंड है, A और C रिवर्स हो जाएंगे, तो यहाँ C यहाँ A आ जाएगा। उसके बाद मेरा स्टार्ट और एंड सेम ही पोजीशन पर होंगे, और यहाँ पर जब हम स्वैप करेंगे वैल्यूज़ तो B हट के B ही आएगा। तो इक्वल टू एज सच हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है इस केस के अंदर, तो दैट इज़ जस्ट एन एडिशनल ऑपरेशन जिसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पर अगर आप लिख भी देते हैं तो उससे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, आपके कोड की एफिशिएंसी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर लॉजिकली आपको पता होना चाहिए हर एक सिंगल कोड के अंदर कि कहाँ पर लेस देन है, कहाँ पर लेस देन इक्वल टू होना चाहिए, और इक्वल टू होने से क्या मेरे कोड के अंदर चेंजेस आएंगे। तो वो एक प्रोग्रामर की निशानी है कि लॉजिकली एक एक कंडीशन जो आप लिख रहे हैं उसके पीछे का आपके पास रीजनिंग होनी चाहिए, क्योंकि इंटरव्यूज़ के अंदर आपसे वो रीजनिंग पूछी जा सकती है। तो जब तक मेरे स्टार्ट की वैल्यू एंड की वैल्यू से कम है, मुझे क्या करना है, मुझे बेसिकली स्वैप करना है। किन वैल्यूज़ को स्वैप करना है, वर्ड ऑफ स्टार्ट को हमें स्वैप करना है विद वर्ड ऑफ एंड, और बाद में स्टार्ट को कर देंगे प्लस प्लस, एंड को कर देंगे माइनस माइनस। ये सिंपल सा सूडो कोड है और हमारा कोड भी लगभग इतनी ही लाइंस का निकल कर आएगा। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर निकालनी हो तो बेसिकली हम पूरी की पूरी स्ट्रिंग को कितने ऑपरेशंस के अंदर कवर करेंगे, n/2 ऑपरेशंस के अंदर, क्योंकि हर बार हमारा पॉइंटर एक आगे जा रहा है तो एक पीछे आ रहा है, एक आगे जा रहा है तो एक पीछे आ रहा है, तो डबल स्पीड के साथ हमारी पूरी स्ट्रिंग कवर हो जाएगी। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनेगी दैट विल बी बिग ऑफ n/2, और क्योंकि हम कॉन्स्टेंट्स को इग्नोर करते हैं तो ये एक लीनियर लूप हमारा बनने वाला है। तो एक फंक्शन बना लेते हैं, लेट्स कॉल इट वॉइड रिवर्स। वॉइड रिवर्स के अंदर हमारे पास अपना एक कैरेक्टर एरे आएगा, इसे वर्ड कह लेते हैं। इसकी लेंथ हमारे पास आने वाली है। अब सबसे पहले दो वेरिएबल्स ले लेते हैं, स्टार्ट हो जाएगा 0, एंड हो जाएगा n-1। वाइल माई स्टार्ट इज़ लेस देन माई एंड, हमें क्या करना है, हमें स्वैप करना है दो वैल्यूज़ को।
वर्ड ऑफ स्टार्ट को स्वैप कर देंगे विद वर्ड ऑफ एंड, स्टार्ट को कर देंगे प्लस प्लस, एंड को कर देंगे माइनस माइनस। तो हमारा पूरा का पूरा वर्ड रिवर्स हो जाएगा जैसे इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे। एंड अब रिवर्स को कॉल करते हैं विद वर्ड एंड स्ट्रिंग लेंथ ऑफ वर्ड। फाइनली रिवर्स इज इक्वल टू आर वर्ड। अच्छा, ये भी जो कैरेक्टर एरे पास हो रहा है ये बिल्कुल इंटीजर एरे की तरह रेफरेंस के थ्रू पास हो रहा है, मतलब दिस इज ऑल्सो पॉइंटर इफ़ यू थिंक अबाउट इट। तभी हमें लेंथ पास करनी पड़ रही है, तभी सारी चीज़ें वर्क कर रही हैं। तो बिल्कुल एरे की तो प्रॉपर्टीज़ रिटेन करता ही है कैरेक्टर एरे, पर ब्लैक स्लैश एन से या स्ट्रिंग से अगर इनिशियलाइज किया स्ट्रिंग लिटरल से तो उसके अंदर स्ट्रिंग की भी कुछ कुछ क्वालिटीज़ आ जाती हैं। इसे सेव कर लेते हैं एंड रन करते हैं तो हमारा वर्ड यहाँ पर रिवर्स होकर आ गया। अच्छा, एक और चीज़, जब इस तरीके से स्टेटमेंट होती है तो बेसिकली एस टी को हमें प्लस प्लस तो करना ही है, तो हम सिंगल स्टेटमेंट में भी प्लस प्लस एंड माइनस माइनस लिख सकते हैं। इसको करने का एज सच कोई फ़ायदा नहीं होता, पर हमारा कोड बेसिकली साइज़ में थोड़ा छोटा हो जाता है। तो ये एस टी प्लस प्लस एंड ये एंड माइनस माइनस, ये वैसे होने बाद में ही है क्योंकि हमने पोस्ट इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट को यूज़ किया। तो लॉजिकली इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सिंगल लाइन के अंदर ही लिखे हैं। पर इफ़ यू वांट टू रिड्यूस द नंबर ऑफ लाइंस इन योर फंक्शन यू कैन डू इट बाय परफॉर्मिंग दीज ऑपरेशंस इन द सेम लाइन। नेक्स्ट सवाल जिसे हम सॉल्व करने वाले हैं इसका नाम है वैलिड पैलिंड्रोम। अब पैलिंड्रोम क्या होते हैं? पैलिंड्रोम्स आर बेसिकली वर्ड्स जिन्हें अगर हम शुरुआत से पढ़ते हैं तो भी वो वैसे ही पढ़े जाते हैं और अगर आखिर से पढ़ते हैं तो भी वो वैसे ही पढ़े जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिख दिया रेस कार, तो रेस कार को आप शुरू से पढ़ेंगे RACECAR तो भी वैसा ही होगा, और लास्ट से पढ़ेंगे RACECAR तो भी वही पढ़ा जाएगा। जैसे मैम हो गया या फिर मैडम हो गया, तो इस तरीके के जो वर्ड्स हैं, या ABBA हो गया, तो ये सारे के सारे वर्ड्स क्या हैं? सारे के सारे वर्ड्स पैलिंड्रोम्स हैं। तो हमें बेसिकली आइडेंटिफाई करना है कि अगर हमें कैरेक्टर एरे के अंदर कोई भी वर्ड दिया जाता है तो वो एक वैलिड पैलिंड्रोम है या नहीं है। जैसे अगर हमने एप्पल लिख दिया, एप्पल शुरू से अलग पढ़ा जाता है, लास्ट से अलग पढ़ा जाता है, तो इट इज़ नॉट अ वैलिड पैलिंड्रोम। उस केस में हम फॉल्स प्रिंट करवाएंगे या फॉल्स रिटर्न करेंगे। पर यहाँ पर ये रेसर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जैसे हमारे पास रेस कार हो गया, तो रेस कार इज़ अ वैलिड पैलिंड्रोम, तो उसके लिए हम ट्रू को प्रिंट करवाएंगे। अब पैलिंड्रोम्स को किस तरीके से चेक करते हैं? किसी भी स्ट्रिंग के अंदर अगर हमें पैलिंड्रोम को चेक करना होता है तो इट इज़ वेरी सिमिलर टू रिवर्सिंग अ स्ट्रिंग। पैलिंड्रोम बेसिकली ऐसा वर्ड है जो शुरुआत से और आखिर से बिल्कुल सेम होता है। तो जैसे स्ट्रिंग को हम रिवर्स करते हैं, शुरू और लास्ट वाला, उससे पहले और उसके बाद वाला, तो जैसे हम कंपैरिजन रिवर्स के टाइम पे करते हैं वैसे कंपैरिजन हम वैलिड पैलिंड्रोम्स के अंदर करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ वी हैव अ कैरेक्टर एरे जिसके अंदर रेस कार स्टोर्ड है, कार एंड ये बैकस्लैश है, तो यहाँ पर भी हम स्टार्ट से एक पॉइंटर शुरू करेंगे और एंड से एक पॉइंटर शुरू करेंगे और बेसिकली स्टार्ट और एंड को कंपेयर करते चले जाएंगे। एक पैलिंड्रोम के अंदर अगर एक पॉइंटर शुरू से स्टार्ट होता है, एक एंड से स्टार्ट होता है, तो हमेशा दोनों के इंडाइसेस की वैल्यू सेम रहती है। तो यहाँ पे स्टार्ट एंड एंडिंग की वैल्यू सेम रहेगी। उसके बाद स्टार्ट अपडेट होके यहाँ पे आ जाएगा, एंड अपडेट होके यहाँ पे आ जाएगा। तो इस बार इस ए और इस ए की वैल्यू सेम हो जाएगी। फिर स्टार्ट अपडेट होगा, एंड अपडेट होगा, तो इस सी और इस सी की वैल्यू सेम हो जाएगी। फिर स्टार्ट अपडेट होगा, एंड अपडेट होगा, अब ये सेम ही पोजीशन पे आ गए तो दोनों की वैल्यू सेम होगी। तो एक पैलिंड्रोम वो होता है जिसमें स्टार्ट पॉइंटर एंड एंड पॉइंटर जो पीछे से चलता हुआ आ रहा है दोनों की वैल्यूज सेम रहती हैं। और कभी भी अगर ऐसा पॉइंट आया जहाँ पे वैल्यू सेम नहीं है तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है हमारा जो वर्ड है वो एक वैलिड पैलिंड्रोम नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस केस में तो ट्रू ही आएगा क्योंकि सारी वैल्यू सेम आएंगी। पर अगर हमारे पास इस तरीके का कोई कैरेक्टर एरे है जिसमें वी हैव A, B, C, A, इस तरीके से वैल्यूज़ हैं, तो पहले हम स्टार्ट एंड एंड को कंपेयर करेंगे, दोनों सेम है। अब हम नेक्स्ट पे चले जाएंगे, यानी हमारा स्टार्ट बढ़ के यहाँ आ जाएगा, हमारा एंड बढ़ के यहाँ आ जाएगा। यहाँ हमें क्या मिलेगा? यहाँ हमें मिलेगा कि B इज़ नॉट इक्वल टू C। तो उस केस में हम क्या कर देंगे? उस केस में हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे कि एक वैलिड पैलिंड्रोम नहीं है। तो बेसिकली लॉजिक रिवर्स वाला ही है। दो पॉइंटर्स बनाएंगे स्टार्ट एंड एंड। इसका कोड भी एक बार लिख लेते हैं। हम दो पॉइंटर्स बनाएंगे, इंट स्टार्ट जिसको इनिशियलाइज करेंगे 0 के साथ, इंट एंड जिनको इनिशियलाइज करेंगे n-1 के साथ। लूप हमारा वैसे ही चलेगा, वाइल माई स्टार्ट इज़ लेस देन एंड। हम चाहें तो लेस देन इक्वल टू भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कोड पे। लेस देन इक्वल टू के केस में बेसिकली अगर ऑड लेंथ आ जाती है, लेट्स सपोज रेस कार की क्या लेंथ है? ऑड है,
3 + 3 + 1 7 लेंथ है। तो इक्वल टू वाले केस में दोनों के दोनों पॉइंटर्स एक ही सिंगल कैरेक्टर को पॉइंट कर रहे होंगे और दोनों की वैल्यू इक्वल ही होगी, तो इक्वल टू लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वाइल स्टार्ट इज लेस देन एंड, हमें क्या करना है, हमें हर बार कंपेयर करना है। अगर मेरे वर्ड ऑफ स्टार्ट की वैल्यू नॉट इक्वल टू हो जाती है, अगर वर्ड ऑफ एंड से कहीं भी अगर वैल्यूज अनइक्वल हो जाती हैं तो वहाँ तो वैसे ही रिटर्न कर दो फॉल्स। एक भी वैल्यू अगर अनइक्वल हो गई मतलब वो वैलिड पैलिंड्रोम नहीं है। और दूसरे केसेस में क्या करना है, दूसरे केसेस में कुछ नहीं करना, आगे बढ़ते जाना है। यानी स्टार्ट को कर दो ++ एंड एंड को कर दो -- और नेक्स्ट के लिए चेक करो, नेक्स्ट के लिए चेक करो। तो अगर चीज़ें ठीक चल रही हैं तो नेक्स्ट के लिए चेक करेंगे, चीज़ें ठीक चल रही हैं तो नेक्स्ट के लिए चेक करेंगे, और कहीं भी चीज़ें गलत चल रही हैं तो वहीं से ही रिटर्न कर जाना है फॉल्स। और अगर कहीं भी फॉल्स रिटर्न नहीं हुआ तो यहाँ पर लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे ट्रू, दैट येस आवर वर्ड इज़ अ वैलिड पैलिंड्रोम। अच्छा, इसमें एक और चीज़, ये जो सवाल है वैलिड पैलिंड्रोम का, ये आपको लीड कोड पर भी मिल जाएगा। लीड कोड पे दिस इज प्रॉब्लम नंबर 125। इट इज़ एन ईजी लेवल प्रॉब्लम, बिल्कुल वैसे आपको सॉल्व करनी है जैसे हमने अभी की है। इस प्रॉब्लम के लिए आपको जो आर्ग्यूमेंट दिया जाएगा दैट विल बी अ स्ट्रिंग। अभी स्ट्रिंग हमने पढ़ा नहीं है पर इस चैप्टर के अंदर पढ़ लेंगे, तो अभी तो VS कोड पे सॉल्यूशन लिख लेना है। लेकिन जैसे ही हमने स्ट्रिंग्स को पढ़ लिया एक बार खुद जाके इस सवाल को अटेम्प्ट जरूर कर लेना है। दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। वही बूलियन वैल्यू ट्रू या फॉल्स हमें रिटर्न करनी है आफ्टर चेकिंग इफ अ स्ट्रिंग इज अ पैलिंड्रोम और नॉट। सो दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। अब इसके कोड पर आ जाते हैं। कोड के लिए एक फंक्शन बना लेते, बूलियन इज पैलिंड्रोम। हमारे पास एक कैरेक्टर एरिया आ जाएगा, इसे str कह देते हैं, एंड इसकी लेंथ आ जाएगी। तो बेसिकली इस पैलिंड्रोम को हम कॉल करेंगे, इसके अंदर अपना वर्ड पास करेंगे और वर्ड की लेंथ पास करेंगे, और जो भी हमारे पास आउटपुट आता है, इनफैक्ट आउटपुट को प्रिंट नहीं करवाते हैं। तो अपने फंक्शन के अंदर हमें क्या करना है, स्टार्ट को 0 से स्टार्ट करेंगे, एंड को n-1 से स्टार्ट करेंगे। जब तक आर स्टार्ट इज़ लेस देन आर एंड, तब तक क्या करना है, तब तक चेक करना है इफ़ आर स्ट्रिंग ऑफ st इज़ नॉट इक्वल टू स्ट्रिंग ऑफ एंड। यानी अगर स्टार्टिंग पे जो कैरेक्टर है वो अगर एंडिंग कैरेक्टर के इक्वल नहीं है तो उस केस में क्या कर दो, उस केस में रिटर्न कर दो फॉल्स। और फॉल्स रिटर्न करने से पहले हम यहाँ पर सी आउट करा देते हैं नॉट वैलिड पैलिंड्रोम विद \n। और बाकी सारे केसेस में तो कंपैरिजन चलते ही रहेंगे, बार बार हमें स्टार्ट को करना पड़ेगा ++ एंड को -, तो वो चीज़ हम चाहें तो यहीं पर कर सकते हैं। एंड लास्ट में हम सी आउट करा देंगे वैलिड पैलिंड्रोम और यहाँ से रिटर्न कर देंगे ट्रू वैल्यू को। छोटा सा इसका कोड होने वाला है। जनरली अगर इजी लेवल का आपके पास क्वेश्चन आता है किसी भी इंटरव्यू के अंदर या किसी भी कोडिंग टेस्ट के अंदर, तो जनरली आपको 5-7 मिनट्स या मैक्सिमम 10 मिनट्स के अंदर उस सवाल को सॉल्व करना होता है। तो वैलिड पैलिंड्रोम चेक करने वाला सवाल वैसा ही है, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है और कई बार कई केसेस में यूज़ होगा। मतलब आप जब इंटरव्यूज़ देने जाते हैं, जब कोडिंग टेस्ट देने जाते हैं तो उसमें बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। उसमें आपसे ईजी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो मीडियम भी पूछे जाते हैं, तो हार्ड लेवल भी पूछे जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है अपनी तैयारी में हम सिर्फ मीडियम या हार्ड लेवल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ईजी क्वेश्चन को भी जल्दी सॉल्व करने की हमारे पास प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो अगर लॉजिक क्लियर होगा तो वो वैसे ही जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। रेस कार के लिए सबसे पहले चेक करने वाले हैं हम। रेस कार के लिए येस इट इज़ अ वैलिड पैलिंड्रोम। इफ आई चेक इट फॉर मैडम, येस इट इज़ अ वैलिड पैलिंड्रोम, बट फॉर एप्पल इट वोंट बी अ वैलिड पैलिंड्रोम। तो इस केस में हमारे पास नॉट वैलिड प्रिंट होकर आ गया। एंड इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है क्योंकि एक सिंगल लूप चल रहा है हमारा बिग ऑफ एन का। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कुछ स्पेशल फंक्शंस के बारे में जो हमारी सी स्ट्रिंग नाम की हेडर फाइल के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। अब C++ के अंदर जो हमारे कैरेक्टर एरेज होते हैं उन्हें हम सी स्ट्रिंग्स या सी स्टाइल स्ट्रिंग्स भी कहते हैं। तो इनके ऊपर कुछ स्पेशल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए हमारे पास हेडर फाइल होती है कॉल्ड सी स्ट्रिंग, जिसके अंदर कुछ कुछ स्पेशल फंक्शंस होते हैं। तो इन्हीं में से कुछ फ्रीक्वेंटली यूज्ड फंक्शंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। इनमें से सबसे पहला फंक्शन है strcpy यानी स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन। स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन हमें हेल्प करता है टू कॉपी फ्रॉम वन स्ट्रिंग टू अनदर स्ट्रिंग। यानी अगर हमें सोर्स स्ट्रिंग से कोई भी वैल्यू एक डेस्टिनेशन स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर एरे के अंदर ऐड करनी होती है तो उस चीज़ को हम कॉपी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए लेट्स सपोज हमने कैरेक्टर एरे बनाया str1, इसका हमने साइज़ डिफाइन कर दिया 100 के इक्वल। अभी हमने इसे इनिशियलाइज नहीं किया।
अब हम चाहते हैं कि str1 के अंदर हम अपना कॉलेज इस स्ट्रिंग को स्टोर करवा दें। इसे सेव कर लेते हैं एंड इसे रन करेंगे तो हमारे पास एरर आ जाएगा। एरर आएगा कि एरे टाइप कैरेक्टर 100 इज़ नॉट असाइनेबल, यानी हम किसी भी स्ट्रिंग लिटरल की वैल्यू इस तरीके से एक कैरेक्टर एरे के अंदर असाइन नहीं कर सकते। पर इस चीज़ के लिए हम अपने strcpy फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा सी स्ट्रिंग, और इस लाइन को कमेंट आउट कर देते हैं। हम सिंपली कर सकते हैं स्ट्रिंग कॉपी कर दो, किस में कॉपी करना है। तो VS कोड हमें सजेस्ट भी कर रहा है कि डेस्टिनेशन स्ट्रिंग को हम पहले पास करते हैं और बाद में हम सोर्स स्ट्रिंग को पास करते हैं। डेस्टिनेशन इज़ बेसिकली जहाँ पे कॉपी होना है। तो कहाँ पे कॉपी करना चाहते हैं str1 में, क्या कॉपी करना चाहते हैं, अपना कॉलेज स्ट्रिंग, ये हम कॉपी करना चाहते हैं और उसके बाद str1 को करा देंगे प्रिंट। लेट्स सेव इट एंड रन इट। तो उस केस में हमारी जो स्ट्रिंग है वो सक्सेसफुली आकर कॉपी हो गई। इसी तरीके से हम चाहते तो दूसरे कैरेक्टर एरे की वैल्यू भी स्टोर कर सकते थे, जैसे str2 ऑफ 100 के अंदर अगर हमने स्टोर करा दिया हेलो वर्ल्ड और हम str1 के अंदर str2 की वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं, तो ये हमारा सोर्स हो गया, ये हमारा डेस्टिनेशन हो गया। इस बार वैल्यू चेंज होकर क्या हो जाएगी, हेलो वर्ल्ड के इक्वल। तो जब भी एक कैरेक्टर एरे से या एक स्ट्रिंग से दूसरे कैरेक्टर एरे के अंदर वैल्यू को स्टोर कराना होता है तो हम strcpy इस फंक्शन को यूज़ करते हैं। सेकंड हमारे पास फंक्शन होता है strcat, जिसका काम होता है टू कॉन्कैटिनेट। कॉन्कैटिनेट का मतलब होता है एक स्ट्रिंग से दूसरी स्ट्रिंग को जोड़ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक स्ट्रिंग है ABC, इसके अंदर अगर हमने कॉन्कैटिनेट कर दिया XYZ को तो फाइनल आउटपुट क्या आएगा, फाइनल आउटपुट आएगा ABC XYZ। तो स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट फंक्शन क्या करता है, सेकंड स्ट्रिंग को, ये भी हमारी सोर्स स्ट्रिंग है, इसे फर्स्ट स्ट्रिंग के साथ कॉन्कैटिनेट कर देता है। तो फाइनल आउटपुट बनता है स्ट्रिंग 1 प्लस स्ट्रिंग 2, और ये वैल्यू कहाँ पे जाके स्टोर होती है, ये पूरी वैल्यू स्ट्रिंग 1 के अंदर ही जाकर स्टोर हो रही होती है। जैसे लेट्स टेक 2 स्ट्रिंग्स, str1 के अंदर हमने स्टोर करा दिया हेलो विद अ स्पेस और str2 के अंदर वर्ल्ड। अब हम strcat कॉन्कैटिनेट करना चाहते हैं स्ट्रिंग 1 को विद स्ट्रिंग 2 और फिर स्ट्रिंग 1 को प्रिंट करवाएंगे। इसे सेव कर लेते हैं एंड रन करेंगे तो हमारे पास हेलो वर्ल्ड प्रिंट होकर आ जाएगा। उसी तरीके से अगर हमने लिख दिया ABC, यहाँ लिख दिया हमने XYZ, तो हमारे पास स्ट्रिंग 1 के अंदर ABC XYZ प्रिंट हो जाएगा। स्ट्रिंग 2 की वैल्यू वैसे के वैसे रहेगी, स्ट्रिंग 2 के अंदर कोई ऐसा चेंज नहीं आएगा। दोनों को प्रिंट करवाएं तो स्ट्रिंग 2 इज स्टिल XYZ। थर्ड हमारा फंक्शन होता है strcmp। CMP स्टैंड्स फॉर कंपैरिजन। यहाँ पे बेसिकली हम अपनी दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करते हैं बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज। और ये कंपैरिजन कैसे वर्क करता है, लेट्स सपोज हमारे पास एक स्ट्रिंग है ABC, एक स्ट्रिंग है XYZ। अगर दोनों स्ट्रिंग्स इक्वल हैं, जैसे ABC और ABC होगा, तो स्ट्रिंग CMP यानी स्ट्रिंग कंपेयर करके हमें वैल्यू देगा 0। तो यहाँ पे 0 वैल्यू का क्या मतलब होता है, 0 वैल्यू का मतलब होता है कि दोनों स्ट्रिंग्स इक्वल हैं। जैसे अगर एक स्ट्रिंग के अंदर हमने ABC लिखा, दूसरी स्ट्रिंग के अंदर भी ABC लिखा, और हम करते हैं strcmp एंड इसे हम सी आउट करा लेते हैं एंड ऑफ लाइन। तो हमारे पास 0 प्रिंट होकर आएगा। 0 कहने का मतलब है कि हमारी दोनों स्ट्रिंग्स की वैल्यू इक्वल है। लेकिन जिस केस में लेट्स सपोज स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 से छोटी है, और छोटे होने का क्या मतलब है कि इसके कैरेक्टर्स की जो वैल्यू है ना, इसके कैरेक्टर की वैल्यू से छोटी है। यानी जब भी कंपैरिजन होता है तो एक एक कैरेक्टर का कंपैरिजन होता है। पहले A को X के साथ कंपेयर करेंगे, B को Y के साथ कंपेयर करेंगे, C को Z के साथ कंपेयर करेंगे। तो A क्या है, A X से पहले आता है, मतलब A की वैल्यू क्या है, X से छोटी है। A की S का वैल्यू क्या होती है, 97 के इक्वल, फिर 98, 99 इस तरीके से बढ़ती जाती है। तो इस कंपैरिजन में हमें पता है ABC की वैल्यू XYZ से छोटी होगी। तो जब भी फर्स्ट स्ट्रिंग छोटी होती है हमारे पास कोई भी नेगेटिव वैल्यू प्रिंट होकर आती है। तो यहाँ पर इफ़ आई मेक इट XYZ, इस केस में हमारे पास -23, नेगेटिव कुछ भी वैल्यू हो सकती है, बेसिकली कोई भी नेगेटिव वैल्यू होगी। और जब भी सेकेंड स्ट्रिंग छोटी होती है, जैसे अगर पहले हमने XYZ लिख दिया और फिर ABC लिख दिया, अब सेकेंड स्ट्रिंग छोटी है तो उस केस में कोई भी पॉजिटिव वैल्यू हमारे पास प्रिंट होकर आएगी। तो अगर इन वैल्यूज़ को रिवर्स कर दें तो उस केस में +23 हमारे पास प्रिंट होकर आ गया। तो हम चाहें तो दो रैंडम स्ट्रिंग्स को कंपेयर कर सकते हैं, मैंगो एंड
लेट्स सपोज स्ट्रॉबेरी, दो फ्रूट्स को अगर हमने कंपेयर कर लिया तो उसमें हमें पता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर M पहले आता है और S बाद में आता है, तो उसका मतलब ये वाली स्ट्रिंग छोटी हो जाएगी, ये वाली स्ट्रिंग बड़ी हो जाएगी, तो हमारे पास कोई भी नेगेटिव वैल्यू प्रिंट होकर आनी चाहिए। अच्छा, इससे लेंथ का कोई एज सच रिलेशन नहीं है। लेंथ में अगर हम लिख देंगे यहाँ पर x, तो अब कौन सी स्ट्रिंग बड़ी होनी चाहिए? सेकंड स्ट्रिंग ही बड़ी रहेगी, क्योंकि इसका फर्स्ट कैरेक्टर इसके फर्स्ट कैरेक्टर के साथ कंपेयर होगा और x जीत जाएगा। तो सेकंड स्ट्रिंग बड़ी है, तो इसका मतलब एक नेगेटिव वैल्यू ही हमारे पास प्रिंट होकर आ रही होगी। तो ये सी स्ट्रिंग हेडर फाइल के डिफरेंट फंक्शंस हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं विद आवर कैरेक्टर एरेज। अब अभी तक हमने अपने कैरेक्टर एरेज के बारे में पढ़ा है, अब उनसे भी एक लेवल ऊपर जाकर हम अपनी C++ स्ट्रिंग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। C++ स्ट्रिंग्स C++ के अंदर ऊप्स के कॉन्सेप्ट को यूज़ करती हैं। ऊप्स यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब बाद में जाके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे हमारा पूरा का पूरा एक चैप्टर है जिसमें डिटेल में हम ये सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने वाले हैं। पर क्योंकि इस चैप्टर के अंदर या नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम इन वर्ड्स को कभी कभी यूज़ करेंगे, तो इन वर्ड्स के हम बेसिक मतलब थोड़े से यहाँ पर समझ लेते हैं। पर अगर आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है तो टेंशन लेने की बात नहीं है, बाद में जाकर डेडिकेटेडली हम चैप्टर के अंदर इन सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। अब ऊप्स यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या कहती है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को बेसिकली हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमारी रियल लाइफ में हमारे पास बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स होती हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट करती हैं। अगर उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को हम प्रोग्रामिंग के अंदर मैप करना चाहते हैं तो हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। अब जब भी हम ऊप्स की बात करते हैं, 4 बेसिक शब्द होते हैं जो हमें बार बार सुनने को मिलते हैं: क्लास, ऑब्जेक्ट, मेंबर फंक्शन एंड प्रॉपर्टीज। तो इनके क्या मतलब होते हैं? इसके लिए एक छोटा सा रियल लाइफ एक एग्जाम्पल लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक फैक्ट्री है और इस फैक्ट्री के अंदर क्या है? इस फैक्ट्री के अंदर ब्लूप्रिंट है और ये फैक्ट्री काम क्या करती है? ये कार्स को मैन्युफैक्चर करने का काम करती है, डिफरेंट कार्स को क्रिएट करती है। तो इस फैक्ट्री के पास पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट है कि हर कार कैसे बननी चाहिए, और फैक्ट्री की हर कार सिमिलर तरीके से बनती है। तो ये फैक्ट्री क्या करेगी? अपनी कार 1 को प्रोड्यूस करेगी, कार 2 को प्रोड्यूस करेगी, कार 3 को प्रोड्यूस करेगी, और हर कार के पास अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होंगी। जैसे हर कार के पास अपना कलर हो सकता है, इस कार का भी अपना अलग कलर होगा, इस कार का भी अपना अलग कलर होगा। और साथ में इस फैक्ट्री के पास कुछ फंक्शंस हैं, जैसे हर कार स्टार्ट कैसे होगी, हर कार स्टॉप कैसे होगी। तो ये क्या हो गया? ये एक रियल लाइफ सिनेरियो हो गया, और इस सिनेरियो के अंदर ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? ऑब्जेक्ट्स ये कार हैं। ऑब्जेक्ट्स यानी जैसे फाइनली हम यूज़ करने वाले हैं, डे टू डे लाइफ में अगर कोई भी यूज़ करेगा तो कार्स को यूज़ करेगा। फैक्ट्री का काम क्या है? फैक्ट्री का काम तो सिर्फ इन कार्स को बनाना है। हर कार की अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ हैं और हर कार के पास अपने कुछ फंक्शंस हैं। जैसे ये कार भी इस फंक्शन को यूज़ कर सकती है, ये कार भी यूज़ कर सकती है, ये कार भी यूज़ कर सकती है। अब इसी अगर पूरी फैक्ट्री लाइक सिचुएशन को हमें C++ प्रोग्रामिंग के अंदर डिफाइन करना है या रिलेट करना है विद ऊप्स, तो ऊप्स के अंदर सबसे पहली चीज़ जिसका हमें पता होना चाहिए वो है क्लास। क्लास इज़ बेसिकली लाइक अ फैक्ट्री जिसके पास ब्लूप्रिंट होता है ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए। जैसे हमारे पास स्कूल में, कॉलेज में क्लास होती है, क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो क्लास क्या हो गया? क्लास बेसिकली एक समूह हो गया, एक ग्रुप हो गया उन सारे बच्चों का। तो वैसे ही प्रोग्रामिंग के अंदर क्लास ऐसी चीज़ होती है जिसके पास ब्लूप्रिंट होता है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को बनाने का। तो क्लास की बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स हो सकती हैं। क्लास की एक ऑब्जेक्ट 1 हो सकती है, ये एक ऑब्जेक्ट 2 हो सकती है, ये एक ऑब्जेक्ट 3 हो सकती है। तो ये ऑब्जेक्ट्स हो गई। अब हर ऑब्जेक्ट के पास अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो प्रॉपर्टीज़ कहने का क्या मतलब है? प्रॉपर्टी बेसिकली एक वेरिएबल की तरह है। हर क्लास के पास मान लेते हैं इंट x नाम का वेरिएबल है हर ऑब्जेक्ट के पास। यहाँ पे भी इंट x है, यहाँ पे भी इंट x है। तो इस तरीके से हर किसी के पास अपनी इंट x की अलग वैल्यू हो सकती है। जैसे अगर हमने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनाई कार के लिए, तो एक कार का कलर ब्लैक हो सकता है, एक कार का कलर पिंक हो सकता है, एक कार का कलर वाइट हो सकता है। तो इस तरीके से बहुत सारे डिफरेंट इंडिविजुअल कलर्स की वैल्यू एग्जिस्ट करती हैं फॉर इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स। और ये जो वैल्यूज़ होती हैं, ये जो एक्स्ट्रा वेरिएबल्स होते हैं, इन्हें हम प्रॉपर्टीज़ कह देते हैं। एंड इसके अलावा हर क्लास के पास अपने कुछ फंक्शंस होते हैं जिन्हें मेंबर फंक्शंस कहा जाता है। मेंबर फंक्शंस क्यों? क्योंकि ये फंक्शंस क्लास के मेंबर हैं। कुछ नॉर्मल फंक्शंस होते हैं जो एक पर्टिकुलर क्लास के मेंबर्स नहीं होते। जैसे अभी तक जितने भी फंक्शंस हमने बनाए हैं अपने फंक्शंस वाले चैप्टर में, या उसके बाद जितने भी फंक्शंस को हमने यूज़ किया, वो सारे हमारे नॉर्मल फंक्शंस हैं, वो मेंबर फंक्शंस नहीं हैं। लेकिन क्लास के कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं जिनको हम मेंबर फंक्शंस कहते हैं, और सिर्फ क्लास की ऑब्जेक्ट्स ही इन फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं, बाहर से कोई यूज़ नहीं कर सकता। यानी जो इस फैक्ट्री ने स्टार्ट एंड स्टॉप का फंक्शन बनाया है उसको यही कार्स यूज़ कर सकती हैं। ऐसा नहीं है किसी दूसरी फैक्ट्री की कार आके यूज़ कर लेगी। वैसे ही इसके मेंबर फंक्शंस को भी सिर्फ इसी क्लास की ऑब्जेक्ट्स यूज़ कर सकती हैं।
तो ये 4 टर्म्स होती हैं प्रोग्रामिंग के अंदर जो हमें बार बार सुनने को मिलती है कि क्लास क्या होती है। क्लास इज नथिंग बट एन एंटिटी जिसके पास ब्लूप्रिंट होता है ऑब्जेक्ट्स बनाने का। ऑब्जेक्ट्स आर इंडिविजुअल एंटिटीज जिसकी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जिनके अपने कुछ फंक्शंस हैं जो वो यूज़ कर सकती हैं। तो प्रॉपर्टीज एंड मेंबर फंक्शन भी ऐसे शब्द हैं जो हमें बार बार देखने को मिलेंगे। अब C++ के अंदर ऑलरेडी एक स्ट्रिंग नाम की क्लास है जो एग्जिस्ट करती है। ये C++ के न्यूअर वर्जन्स के अंदर ये स्ट्रिंग नाम की क्लास है और ये हमारी स्ट्रिंग हेडर फाइल के अंदर एग्जिस्ट करती है जिसको हमें इंक्लूड करना पड़ता है। तो एक क्लास है स्ट्रिंग जिसकी हम ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। यानी अगर हमें कोई भी स्ट्रिंग स्टोर करानी है, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम सिंपली लिखते हैं स्ट्रिंग str इज इक्वल टू हेलो। तो हमने क्या किया, स्ट्रिंग क्लास की ऑब्जेक्ट बना दी। इट इज़ वेरी सिमिलर टू राइटिंग इंट x इज इक्वल टू 5। जैसे यहाँ पे किसी भी वेरिएबल x के लिए उसका डेटा टाइप क्या होता था, इंट होता था, वैसे ही यहाँ पर str क्या है, str एक ऑब्जेक्ट है जिसका टाइप क्या है, जिसका टाइप स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग टाइप भी है उसका प्लस उसकी क्लास भी है। तो क्लास ब्लूप्रिंट दे रही है कि स्ट्रिंग को इंटरनली कैसे बिहेव करना है, मेमोरी के अंदर कैसे क्रिएट होना है, उसके पास क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, उसके पास क्या क्या मेंबर फंक्शंस की एक्सेस होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें कौन बता रहा है, ये स्ट्रिंग बता रहा है। जैसे इंट बताता है कि इस वेरिएबल को कितना साइज देना चाहिए मेमोरी के अंदर, 4 बाइट्स का साइज देना चाहिए क्योंकि एक इंटीजर वेरिएबल है। किसने बताया, इंट ने बताया। वैसे ही बहुत सारी बातें ये स्ट्रिंग क्लास बताती है अपने इस ऑब्जेक्ट को। तो str क्या हो गया, यहाँ पर str एक ऑब्जेक्ट हो गई और ये स्ट्रिंग क्या हो गई, ये स्ट्रिंग एक क्लास हो गई जो ऑलरेडी C++ के अंदर लिखी हुई है। तो आप चाहें तो इसके मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, str1 str2 जितने मर्जी चाहें उतने मर्जी हम ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं किसी भी क्लास के। और इस स्ट्रिंग के पास अपने अपने इंटरेस्टिंग कुछ मेथड्स हैं। जैसे एग्जांपल के लिए स्ट्रिंग क्लास के पास लेंथ नाम का एक मेथड होता है जो कोई भी ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकती है जिससे हम किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये एक मेंबर फंक्शन का एग्जांपल हो गया। तो बेसिकली C++ की स्ट्रिंग्स क्या होती हैं, C++ की स्ट्रिंग्स ऑब्जेक्ट्स होती हैं जिनका लेआउट, जिनका ब्लूप्रिंट हमें स्ट्रिंग क्लास दे रही होती है एंड इस तरीके से हम उन स्ट्रिंग्स को डिफाइन करते हैं। अब नेक्स्ट स्ट्रिंग्स की हम कुछ और प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं। C++ की जो स्ट्रिंग्स होती हैं दे आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्री डिफाइंड स्ट्रिंग क्लास। और ये स्ट्रिंग क्लास कहाँ पे है, ये STL के अंदर एग्जिस्ट करती है। STL यानी C++ की स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। दिस इज़ अ लाइब्रेरी ऑफ यूजफुल हेडर फाइल्स। इसके अंदर बहुत सारी यूजफुल हेडर फाइल्स हैं, जैसे हमारी स्ट्रिंग्स के लिए स्ट्रिंग हेडर फाइल हो गई, आगे जाके हम वेक्टर्स पढ़ेंगे तो उसके लिए वेक्टर वाली हेडर फाइल होगी, हम लिंक लिस्ट यूज़ करते हैं, हम स्टैक यूज़ करते हैं, हम क्यू यूज़ करते हैं। तो बहुत सारे जो हमारे डेटा स्ट्रक्चर्स हैं उनको ऑलरेडी उनका लॉजिक लिखा हुआ है C++ के अंदर। कहाँ लिखा हुआ है, STL के अंदर लिखा हुआ है। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ उनकी हेडर फाइल्स इंक्लूड करनी है और उन्हें यूज़ कर लेना है। तो वैसे ही स्ट्रिंग को यूज़ करने के लिए स्ट्रिंग की हेडर फाइल विच हैज़ अ प्री डिफाइंड स्ट्रिंग क्लास, उसको हम यूज़ कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। अब जैसे ही हम अपनी स्ट्रिंग को डिक्लेयर करते हैं, यानी जैसे ही हमने लिख दिया स्ट्रिंग str इज इक्वल टू हेलो, वैसे ही क्या होगा, वैसे ही मेमोरी के अंदर कुछ स्पेस रिजर्व हो जाएगी और इसके जो इंडिविजुअल कैरेक्टर्स हैं वो सिमिलर टू जैसे हमारा कैरेक्टर एरे होता था उसी के सिमिलर फॉर्मेट में मेमोरी के अंदर जाके स्टोर हो जाएंगे। यहाँ O आ जाएगा तो इस तरीके से हमारी वैल्यूज़ स्टोर हो जाएंगी। अब ये कैरेक्टर एरे नहीं है, ये क्या है, str क्या है, str स्ट्रिंग क्लास की एक ऑब्जेक्ट है। ये सबसे इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है जिसको हमें याद रखना है। कोई भी पूछे कैरेक्टर एरे क्या होता है तो वो एरे ऑफ कैरेक्टर्स होता है, और स्ट्रिंग str क्या है, इट इज़ बेसिकली एन ऑब्जेक्ट ऑफ आर स्ट्रिंग क्लास जो इस तरीके से मेमोरी के अंदर अपने कैरेक्टर्स को स्टोर कर लेती है। अब C++ की जो स्ट्रिंग्स होती हैं उनके पास यूजफुल मेंबर फंक्शंस होते हैं। कौन से होते हैं उनको हम आगे जाके देखेंगे। C++ की स्ट्रिंग्स आर डायनेमिक, यानी देयर साइज कैन चेंज एट रन टाइम। ये सेकेंड इंपॉर्टेंट डिफरेंस है बिटवीन कैरेक्टर एरेज एंड स्ट्रिंग्स। यानी एक बार अगर आपने कैरेक्टर एरे इस तरीके से डिफाइन कर दिया 5 साइज का, तो उसका मेमोरी के अंदर साइज हमेशा 5 ही रहेगा। उसके अंदर आप सिर्फ 5 ही कैरेक्टर स्टोर करवा पाएंगे। लेकिन स्ट्रिंग्स का साइज चेंज कर सकते हैं। आज स्ट्रिंग के अंदर हो सकता है हेलो लिखा हो, कल को हम स्ट्रिंग की वैल्यू को इस तरीके से चेंज करके उसके अंदर येलो स्टोर कर सकते हैं। अब जैसे ही उसके अंदर येलो स्टोर किया तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे y आ जाएगा,
यहाँ पे W स्टोर हो जाएगा एंड इस तरीके से हमारी पूरी की पूरी इंटरनली मेमोरी के अंदर स्ट्रिंग चेंज हो जाएगी। तो बेसिकली स्ट्रिंग्स को डिफाइन करते हुए हमें आज सच साइज नहीं बताना पड़ता क्योंकि उनका साइज डायनेमिक है। रन टाइम पे बढ़ भी सकता है, हम चाहें तो कम भी कर सकते हैं, पर कैरेक्टर एरे क्योंकि एक एरे है तो उसका साइज हमेशा फिक्स रहता है। C++ स्ट्रिंग्स ऑल्सो सपोर्ट ऑपरेटर्स लाइक प्लस, डबल इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, तो उनके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर्स हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2 कैरेक्टर एरेज को अगर हमें कंपेयर करना है तो उसके लिए strcmp हम लिखते हैं, तो ये स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन होता है फॉर कैरेक्टर एरेज। लेकिन अगर हमने स्ट्रिंग str1 लिखा और स्ट्रिंग str2 लिखा तो इन दोनों को str1 लेस देन str2 इस तरीके से ऑपरेटर को यूज़ करके हम कंपेयर कर सकते हैं। कैसे करते हैं वो बाद में जाके देखेंगे, पर ये चीज़ भी पॉसिबल है। तो ये थर्ड डिफरेंस हो गया कैरेक्टर एरेज एंड स्ट्रिंग्स के अंदर। ऑल्सो C++ स्ट्रिंग्स आर स्टोर्ड कॉन्टिग्युअसली इन मेमोरी, यानी जैसे लगातार कैरेक्टर एरे के अंदर स्टोरेज होती है वैसे ही C++ स्ट्रिंग्स के अंदर होती है, मेमोरी के अंदर कॉन्टिग्युअस स्टोरेज हो रही होती है। तो ये कुछ डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज़ हैं जो C++ स्ट्रिंग्स के बारे में हमें पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि हम C++ स्ट्रिंग्स को डिफाइन कैसे करते हैं और कैसे उनकी वैल्यूज़ को हम इनपुट ले सकते हैं फ्रॉम द यूज़र। अब डिफाइन करने से पहले हमें C++ स्ट्रिंग्स को यूज़ करने के लिए अपनी हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा, विच इज़ आर स्ट्रिंग हेडर फाइल, और इसके बाद हम सिंपली लिख सकते हैं स्ट्रिंग str इज इक्वल टू हेलो। तो इससे क्या हो गया, हमारी स्ट्रिंग क्रिएट हो गई और हम सी आउट कर सकते हैं str को विद एंड लाइन, तो इसकी वैल्यू हमारे पास प्रिंट होकर आ जाएगी। तो ये हमारी हेलो स्ट्रिंग हो गई। कल को अगर str की वैल्यू को चेंज करके हम कुछ और करना चाहते हैं, अगर आपको याद आए तो ये वो जो ऑपरेशन होता है असाइनमेंट का कि स्ट्रिंग लिटरल को हम स्ट्रिंग के अंदर असाइन कर रहे हैं स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के अंदर, ये चीज़ अलाउड नहीं होती कैरेक्टर एरेज के अंदर, पर स्ट्रिंग्स के अंदर ये चीज़ अलाउड होती है। अपडेटेड वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास येलो प्रिंट होकर आ जाएगा। तो हम साइज़ भी चेंज कर सकते हैं, हम वैल्यूज़ को भी रीअसाइन कर सकते हैं, हम स्ट्रिंग्स को चाहें तो मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। अब अगर हमें किसी भी स्ट्रिंग की वैल्यू को इनपुट लेना है, जैसे लेट्स सपोज हमने स्ट्रिंग को यहाँ पर इस तरीके से डिफाइन कर दिया, अब अगर इसकी वैल्यू को हम इनपुट लेना चाहते हैं तो cin से हम उस वैल्यू को इनपुट ले सकते हैं, यानी वी कैन इनपुट हेलो। लेकिन अगर हमने स्पेस के साथ कुछ भी दिया तो वो स्पेस वाली जो प्रॉब्लम सीन के साथ एग्जिस्ट करती है वो स्ट्रिंग्स में भी एग्जिस्ट करेगी। तो क्योंकि cin जहाँ पर भी वाइट स्पेस आती है वहाँ पे इनपुट लेना बंद कर देता है, इसीलिए स्ट्रिंग्स को इनपुट लेने के लिए हम लिखते हैं गेट लाइन, और गेट लाइन के अंदर सबसे पहले हम cin को पास करते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद अपनी स्ट्रिंग का नाम पास करेंगे, और यहाँ पर हमें एज सच साइज़ देने की ज़रूरत नहीं है। इसे क्लियर कर लेते हैं, और नाउ वी कैन पास आर स्ट्रिंग्स along with white spaces और कुछ एंटर करें, हाय आई एम श्रद्धा। तो इस तरीके से पूरे के पूरे वर्ड्स एंड सेंटेंसेस अब हम इनपुट करा सकते हैं। हम चाहे तो यहाँ पर भी एज अ थर्ड आर्ग्यूमेंट अपने डिलिमिटर को पास कर सकते हैं, जैसे लेट्स सपोज हम वहाँ पर रुकना चाहते हैं जहाँ पर डॉलर साइन आ जाए, हाय हेलो डॉलर एंड नमस्ते। तो सिर्फ हाय हेलो इनपुट हुआ, स्ट्रिंग के अंदर जाके स्टोर हुआ, जैसे ही डॉलर आया वैसे ही हमारा इनपुट बंद हो गया, एंड नमस्ते कभी भी हमारी स्ट्रिंग के अंदर जाके स्टोर नहीं हुआ। तो इस तरीके से हम अपनी स्ट्रिंग्स को आउटपुट करा सकते हैं, पूरी की पूरी स्ट्रिंग को इस तरीके से स्ट्रिंग को इनपुट ले सकते हैं। एंड जैसे कैरेक्टर एरे के अंदर हम स्पेसिफिक इंडेक्स पे कैरेक्टर को एक्सेस कर पाते थे, वैसे ही स्ट्रिंग के अंदर भी कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे स्पेसिफिक कैरेक्टर, जैसे अगर हम चाहें तो str(0) को प्रिंट करवा सकते हैं, str(1) को प्रिंट करवा सकते हैं, str(2) को प्रिंट करवा सकते हैं। तो ये चीज़ करना पॉसिबल है। इफ़ आई राइट हेलो वर्ल्ड, तो str(0) इज़ h, 1 इज़ e, 2 इज़ l। तो इस तरीके से इंडिविजुअल इंडेक्स पर जाकर भी वैल्यूज़ को एक्सेस करना पॉसिबल है। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं स्ट्रिंग्स के अंदर एक स्पेशल लूप के बारे में, विच इज़ कॉल्ड द फॉर ईच लूप। एक नॉर्मल सी स्ट्रिंग का एग्जाम्पल लेते हैं। स्ट्रिंग str के अंदर हमने स्टोर कराया अपना कॉलेज विथ एक्सक्लेमेशन, ये हमारी एक स्ट्रिंग हो गई। अब इस स्ट्रिंग के हर एक इंडिविजुअल कैरेक्टर को अगर हमें आउटपुट कराना है तो उसके लिए हम एक नॉर्मल सा लूप लगा सकते हैं, इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन, हमारे पास str के अंदर एक स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है कॉल्ड द लेंथ फंक्शन। तो हम str.length लिखेंगे अगर, तो हमारे पास किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ आ जाएगी। अब यहाँ पर एक चीज़ अलग से आप नोटिस करेंगे कि हमने अभी तक जितने भी फंक्शंस को कॉल किया है, हम सिंपली फंक्शन का नाम लिखते हैं और
पेरेंथेसिस लगा देते हैं। पर यहाँ पर पहले हमने अपनी ऑब्जेक्ट का नाम लिखा, फिर डॉट लिखा, फिर फंक्शन का नाम लिखा, फिर पेरेंथेसिस लगाए। तो ये जो डॉट होता है इसको हम डॉट ऑपरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉट ऑपरेटर। और ये ऊप्स के अंदर यूज़ होता है। बाद में जाके और डिटेल में पढ़ेंगे इन सारी चीज़ों के बारे में। बेसिकली किसी भी मेंबर फंक्शन को यूज़ करना होता है तो पहले हम ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं, उसके बाद हम डॉट लिखते हैं और फिर हम अपने मेंबर फंक्शन को कॉल करते हैं। तो स्ट्रिंग्स के अंदर जितने भी फंक्शंस को हम कॉल करेंगे हर किसी को हम डॉट समथिंग लिख के कॉल कर रहे होंगे। तो यहाँ से हम सी आउट करा सकते हैं हर एक इंडिविजुअल कैरेक्टर एट ith इंडेक्स विथ सम स्पेस। इसे सेव कर लेते हैं। तो ये सारे के सारे इंडिविजुअल कैरेक्टर्स हमारे पास प्रिंट होकर आ गए। चाहे तो इन्हें डैश से भी सेपरेट कर सकते हैं। सो दीज आर ऑल आर इंडिविजुअल कैरेक्टर्स। अब ये तो एक तरीका हो गया जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जिसमें इंडेक्स के थ्रू हम कैरेक्टर्स को एक्सेस कर रहे हैं। पर एक और तरीका होता है स्ट्रिंग्स के इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को एक्सेस करने का, विच इज़ कॉल्ड द फॉर ईच लूप। फॉर ईच एक स्पेशल लूप है जिसमें हम लिखते हैं फॉर, और इसका सिंटैक्स ये होता है कि पहले तो हम अपनी स्ट्रिंग का नाम लिखते हैं और कोलन करके लेफ्ट साइड में हम एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं कैरेक्टर टाइप का, char. इससे क्या होगा, अगर ये हमारी स्ट्रिंग है, लेट्स सपोज दिस इज़ माई स्ट्रिंग जिसके अंदर A है, फिर B है, फिर C है, फिर D है, इस तरीके से बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। तो ये जो char है, इस CH के अंदर सबसे पहले A कैरेक्टर आएगा, फिर B कैरेक्टर आएगा, फिर C कैरेक्टर आएगा, फिर D कैरेक्टर आएगा। तो अपने फॉर ईच लूप के लिए बेसिकली हम लिखते हैं फॉर, एंड उसके बाद हम अपना कैरेक्टर वेरिएबल डिफाइन कर देंगे एंड फिर लिखेंगे अपनी स्ट्रिंग का नाम। तो एक एक करके इस स्ट्रिंग के जो सारे कैरेक्टर्स हैं वो इस CH के अंदर आके स्टोर हो जाएंगे, जिन्हें हम प्रिंट करवा सकते हैं। तो लेट अस सी आउट आर CH अलॉन्ग विद लेट्स से अ कॉमा, एंड लास्ट में हम नेक्स्ट लाइन को प्रिंट करवा देंगे। तो वैसे तो ये सारे के सारे कैरेक्टर्स हमारे पास जनरेट होकर आ गए हैं। इस वार्निंग को अभी के लिए इग्नोर करना है। दिस इज़ बेसिकली अ कंपाइलर वार्निंग जो हमारे आउटपुट के ऊपर कोई डिफरेंस नहीं लेकर आएगी। ये हमारा आउटपुट इस तरीके से हमारे पास प्रिंट होकर आ गया है। तो जब भी हमें इंडेक्स की ज़रूरत हो, स्पेसिफिक इंडेक्स की अपने स्ट्रिंग्स के अंदर, तो हम अपने नॉर्मल फॉर लूप को यूज़ करेंगे। कोई ऐसा केस आता है जिसमें हमें सिर्फ कैरेक्टर्स ही चाहिए, तो हम इस सिंटैक्स को भी यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं स्ट्रिंग्स के अंदर कुछ स्पेशल मेंबर फंक्शंस के बारे में। स्ट्रिंग्स के पास अपने बहुत सारे मेंबर फंक्शंस होते हैं। लेट्स क्लियर दिस आउट एंड चेक फॉर आर स्ट्रिंग। अगर हमने एक नॉर्मल ये अपनी स्ट्रिंग क्रिएट की है, तो इसके लिए अगर हम लिखें str डॉट, तो VS कोड हमें बहुत सारे डिफरेंट मेंबर फंक्शंस हैं वो प्रेडिक्ट करके दे रहा है। हमारे पास असाइन होता है, एट होता है, बैक, बिगिन, कैपेसिटी, सी बिगिन, कंपेयर, कॉपी, इस तरीके से बहुत सारे डिफरेंट मेंबर फंक्शंस हैं। ये सारे मेंबर फंक्शंस हैं जो किसी भी स्ट्रिंग के लिए एग्जिस्ट करते हैं। तो बहुत सारे डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। इसमें से डॉट लेंथ फंक्शन तो हमने ऑलरेडी देख ही लिया है। हम इस तरीके से सी आउट करके किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ को प्रिंट कर सकते हैं। लेट्स सेव इट एंड रन। तो हमारे पास स्ट्रिंग की लेंथ आ गई है 13 के इक्वल। दिस इज, तो ये तो हो गया हमारा लेंथ मेंबर फंक्शन। एक और मेंबर फंक्शन जो कई बार फ्रीक्वेंटली यूज हो जाता है, दैट इज कॉल्ड द डॉट एट मेंबर फंक्शन। इससे क्या होता है, किसी भी इंडेक्स की अगर हमें वैल्यू चाहिए तो उसके लिए एक तो है कि हमने अपना स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन यूज़ कर लिया, वैल्यू एट इंडेक्स 3। वैल्यू एट इंडेक्स 3 क्या है, n। पर इसी को लिखने का एक और तरीका होता है str डॉट एट 3। इसको सेव कर लेते हैं एंड रन करेंगे। ओके, दिस वॉज इंडेक्स 0, दिस वॉज इंडेक्स 1, दिस वॉज इंडेक्स 2। इंडेक्स 3 पे हमारे पास a प्रिंट होना चाहिए था, तो वही a प्रिंट होकर आया है। n प्रिंट करवाना है तो हमें इंडेक्स नंबर 2 पे जाना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम अपने डॉट एट मेंबर फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और मेंबर फंक्शन होता है कॉल्ड डॉट सब str। सब str का मतलब होता है सब स्ट्रिंग। हमने सब एरेज के बारे में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। सब एरे क्या होता था, एक कॉन्टिन्यूअस पार्ट ऑफ एन एरे इज कॉल्ड अ सब एरे। वैसे ही कॉन्टिन्यूअस पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग इज कॉल्ड अ सब स्ट्रिंग। जैसे अगर हमारे पास कोई भी स्ट्रिंग है HELLOWORLD, तो इसमें अगर हम सिर्फ इतना पार्ट ले लेते हैं LO, तो ये क्या हो जाएगी, ये इस स्ट्रिंग की एक सब स्ट्रिंग हो जाएगी। तो किसी भी स्ट्रिंग की सब स्ट्रिंग्स निकालने के लिए हम स्ट्रिंग डॉट सब स्ट्रिंग कर सकते हैं। हम स्टार्टिंग इंडेक्स देते हैं और स्ट्रिंग का साइज़ देते हैं। स्टार्टिंग इंडेक्स कहने का मतलब है जहाँ से हमें वैल्यू चाहिए।
तो इस स्ट्रिंग से अगर हमें एलो सबस्ट्रिंग निकालनी है तो हम क्या लिखेंगे, str डॉट सबस्ट्रिंग, इंडेक्स हो जाएगा 1, ई का इंडेक्स यहाँ पे 1 है, एंड किस साइज़ की हमें सबस्ट्रिंग चाहिए, 1 2 3 4 5, तो यहाँ हम पास करेंगे 5 को। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी राइट हेलो वर्ल्ड और हमें एलो को प्रिंट करवाना है तो हम सी आउट करेंगे str डॉट सबस्ट्रिंग। यहाँ अगर हम हवर करते हैं VS कोड पे तो हमें पता भी चलेगा कि कौन कौन से आर्ग्यूमेंट्स हैं जो इस मेंबर फंक्शन के अंदर एक्सपेक्टेड हैं। जैसे फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज़ दिस पोजिशन समथिंग, सेकेंड आर्ग्यूमेंट इज़ दिस n का मतलब है साइज़ और पोजिशन का मतलब है हमारी पोजिशन। तो सबस्ट्रिंग के लिए हमें फर्स्ट से लेके 5 साइज़ की सबस्ट्रिंग चाहिए जिसे हम सी आउट कराना चाहते हैं विद एंड ऑफ लाइन। तो हमारे पास एलो प्रिंट होकर आ जाएगा। अगर मुझे सिर्फ वर्ल्ड को प्रिंट करवाना है तो वर्ल्ड के अंदर भी 5 कैरेक्टर्स हैं, बट वेयर इज़ इट स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 3 4 5 से लेके 5 साइज़ का, तो हमारे पास इंडिविजुअल वर्ल्ड प्रिंट होकर आ जाएगा। नेक्स्ट एक और मेंबर फंक्शन होता है विच इज़ कॉल्ड द फाइंड फंक्शन। फाइंड फंक्शन क्या करता है, अगर इसके अंदर कोई भी वर्ड आप पास करते हैं तो फाइंड फंक्शन हमारी स्ट्रिंग के अंदर उस वर्ड को सर्च करता है। जैसे इफ़ वी हैव अ स्ट्रिंग आई लव C++ एंड जावा, इस स्ट्रिंग के अंदर लेट्स सपोज वी हैव टू सर्च फॉर C++, तो हम लिख सकते हैं str डॉट फाइंड C++। तो ये क्या करेगा, C++ जिस इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है हमें वो इंडेक्स रिटर्न करके दे देगा, और ये इंडेक्स भी किस चीज़ का होगा, फर्स्ट अकरेंस का। फर्स्ट अकरेंस यानी पहली बार जब C++ हमारी स्ट्रिंग के अंदर आया उसका इंडेक्स मुझे रिटर्न कर देगा। पर अगर हम कुछ ऐसी चीज़ पास करते हैं जो हमारी स्ट्रिंग के अंदर है ही नहीं, जैसे मैंने किया str डॉट फाइंड पाइथन, तो पाइथन तो स्ट्रिंग के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता, उस केस में हमें -1 रिटर्न करके देगा। तो लेट्स सपोज आर स्ट्रिंग इज़ आई लव कोडिंग इन C++ एंड जावा, आई डोंट लाइक पाइथन। इस तरीके का अगर कोई सेंटेंस लिखा हुआ है तो इसके अंदर हम चाहें तो हम डॉट फाइंड कर सकते हैं, लेट्स सर्च फॉर C++। तो द इंडेक्स इज इक्वल टू 17, वी कैन ऑल्सो ट्रैक इट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, इस इंडेक्स पे जाके हमारा C++ एग्जिस्ट करता है। अगर हमने C++ एंड C++ 3 जगह लिखा होता तो क्या आता, तो भी 17 ही आता, विच इज़ द इंडेक्स ऑफ फर्स्ट अकरेंस। लेकिन हमें चाहिए कि 17th के यानी इस हमें सेकेंड अकरेंस का चाहिए, तो हम क्या करते हैं, हम एक लिमिट दे देते हैं कि जो भी इंडेक्स होना चाहिए वो लेट्स सपोज हमें कहाँ से कहाँ तक चेक करना है, हम 20 के बाद चेक करना चाहते हैं कि 20th इंडेक्स के बाद में C++ कहाँ पे आता है। तो बेसिकली 20th इंडेक्स के बाद में C++ 23rd इंडेक्स पे आता है। सो दिस इज 17 18 19 20 21 22 23, तो फाइनली सेकेंड टाइम C++ की पोजीशन क्या हो गई, 23 हो गई। इसी तरीके से अगर हमें थर्ड अकरेंस चाहिए तो हम यहाँ 25 का बार लगा सकते हैं। दिस इज़ बेसिकली आवर स्टार्टिंग इंडेक्स कि कहाँ से फाइंड का जो सर्च है वो शुरू होना चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास थर्ड अकरेंस का इंडेक्स आ जाएगा। अगर लेट्स सपोज हमने यहाँ पर लिखा होता पाइथन, तो इस स्ट्रिंग के अंदर तो पाइथन एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो उस केस में एक बड़ी सी वैल्यू हमारे लिए प्रिंट होगी, बट दिस इज बेसिकली द इक्विवेलेंट ऑफ -1। फाइंड फंक्शन क्या रिटर्न करता है, फाइंड फंक्शन बेसिकली एक अनसाइंड वैल्यू रिटर्न करता है, तो ये उसी का -1 इक्विवेलेंट है। लेकिन इसे अगर हम एक इंटीजर के अंदर सेव करवा लें, इंटीजर इंडेक्स इज इक्वल टू दिस वैल्यू, और फिर उस इंडेक्स को प्रिंट करें तो हमारे पास -1 ही प्रिंट होकर आएगा। प्रिंट किया देन दिस इज इक्वल टू -1। तो कोई भी अगर प्रोग्रामिंग में पूछता है क्या रिटर्न करेगा फाइंड फंक्शन, अगर कोई भी वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता स्ट्रिंग के अंदर तो हमें -1 ही कहना है। तो ये हमारे डिफरेंट मेंबर फंक्शंस थे जो स्ट्रिंग के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिनको धीरे धीरे हर एक सिंगल लेक्चर के अंदर हम डिस्कवर कर रहे होंगे। नेक्स्ट अब हम एक सवाल सॉल्व करने वाले हैं जिसका नाम है वैलिड एनाग्राम। अब वैलिड एनाग्राम्स क्या होते हैं, एनाग्राम्स बेसिकली वो वर्ड्स होते हैं जिन्हें अगर रीअरेंज किया जाए, मतलब उनके कैरेक्टर्स की अगर पोजीशन चेंज की जाए तो दे कैन फॉर्म सम अदर वर्ड। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी एक स्ट्रिंग के अंदर लिखा हुआ है द आइज,
इसी स्ट्रिंग को कन्वर्ट करके हम चेंज कर सकते हैं टू दे सी। क्या हुआ, दोनों वर्ड्स के अंदर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स क्या हैं, सेम है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, और वही सेम कैरेक्टर्स यूज हो रहे हैं, बस उनका अलाइनमेंट चेंज हो गया है, उनका अरेंजमेंट चेंज हो गया है। इसके अंदर भी एक ही टी है, इसके अंदर भी एक ही टी है, इसके अंदर एक एच है, इसके अंदर ये एच है, इसके अंदर ये ई है, इसके अंदर ये ई है, इसके अंदर ये ई है, यहाँ पर ये ई पीछे चला गया, एक वाई है, एक वाई है, एक ई है, ये वाला ई है, एक एस है, इसके अंदर भी ये वाला एस है। तो बेसिकली ये दोनों वर्ड्स क्या हैं, ये दोनों वर्ड्स एक दूसरे के एनाग्राम्स हैं। तो एनाग्राम्स आर बेसिकली द वर्ड्स जो सेम कैरेक्टर्स को यूज़ करते हैं बट उनका अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाता है। तो हमें क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि हमें इनपुट के अंदर यानी अपने फंक्शन के अंदर दो आर्ग्यूमेंट्स दिए जाएंगे, एक स्ट्रिंग 1 और एक स्ट्रिंग 2। दोनों के दोनों यानी स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 के अंदर सारे के सारे जो कैरेक्टर्स होंगे वो लोअर केस कैरेक्टर्स होंगे, लोअर केस कैरेक्टर्स, और वो भी स्मॉल ए से लेके स्मॉल जी तक, यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लोअर केस कैरेक्टर्स होंगे। और हमें बताना है क्या दोनों स्ट्रिंग्स एक दूसरे की एनाग्राम्स हैं या नहीं है। जैसे ये दोनों स्ट्रिंग्स जो हैं वो सेम ही लेटर्स से बनी हुई हैं, बस अरेंजमेंट डिफरेंट है, तो इस केस में ट्रू रिटर्न करेंगे। पर ये जो दोनों स्ट्रिंग हैं वो सेम लेटर से नहीं बनी हुई, आर सेम है, ए सेम है, पर सी और टी डिफरेंट है, तो इसके लिए हमें रिटर्न करना है फॉल्स। अब ये जो सवाल है इसका हम पूरा सॉल्यूशन डिस्कस कर लेंगे। आप जाके चाहें तो इसे लीड कोड पर सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 242। इट इज़ एन ईजी लेवल क्वेश्चन, स्ट्रिंग्स का क्वेश्चन है, वैलिड एनाग्राम, इसको जाके आपको सॉल्व करना है। अब अप्रोच हमारी क्या रहेगी सॉल्व करने के लिए, हमें पता है वैलिड जो एनाग्राम्स होते हैं उनके अंदर सेम ही कैरेक्टर्स होते हैं, बस वो एक दूसरे का रीअरेंजमेंट होते हैं। तो इसमें एक सबसे पहला तरीका जो शायद कुछ स्टूडेंट्स को हिट करेगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी सॉर्टिंग को सीखा हुआ है, वो ये हो सकता है कि दोनों स्ट्रिंग्स को सॉर्ट कर देते हैं, फिर दोनों को कंपेयर कर लेंगे, सॉर्टिंग करने के बाद तो दोनों स्ट्रिंग्स सेम ही होनी चाहिए। और ये बिल्कुल सही अप्रोच है, इसमें लॉजिकली कुछ गलत नहीं है। इस फर्स्ट स्ट्रिंग को जब हम सॉर्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा ए, ट्रिपल ए, जी, ये वाला जी, फिर आएगा एम, एन एंड आर, तो एम एन आर। तो ये स्ट्रिंग सॉर्ट होकर कुछ ऐसी दिखेगी, ये हमारी फर्स्ट स्ट्रिंग है। सेकंड स्ट्रिंग सॉर्ट होकर कैसे दिखेगी, इसमें भी ट्रिपल ए पहले आ जाएगा, फिर जी आएगा, फिर एम आएगा, फिर एन आएगा एंड फिर आर आएगा। तो एनाग्राम्स का जो सॉर्टेड वर्जन होता है वो सेम दिखता है। अगर आप किसी भी वर्ड को सॉर्ट करेंगे और उसके एनाग्राम को भी सॉर्ट करेंगे तो हमें सेम स्ट्रिंग मिलेगी। तो दोनों स्ट्रिंग को सॉर्ट कर सकते हैं, फिर दोनों को कंपेयर कर लेंगे। तो ये जो सॉर्टिंग वाली अप्रोच है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी n log n में, और n log n वाली सॉर्टिंग अभी तक हमने सीखी नहीं है, वो हम रिकर्जन के टाइम पर सीखेंगे, यानी मर्ज सॉर्ट एंड क्विक सॉर्ट के अंदर एवरेज केस जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जाती है। पर अभी के लिए n log n वाली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, वो सॉर्टिंग हमने नहीं सीखी है, पर सॉर्टिंग वाला तरीका भी ठीक होगा। पर इससे भी एक और बेटर तरीका एग्जिस्ट करता है, और वो बेटर तरीका क्या है, वो बेटर तरीका बेसिकली लीनियर टाइम की अप्रोच है जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो सेकेंड अप्रोच जिसको हम डिस्कस करेंगे ये हमारी लीनियर अप्रोच होने वाली है। और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम कैरेक्टर्स को ट्रैक करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को ट्रैक करेंगे कि कौन कौन से कैरेक्टर्स हमारी फर्स्ट स्ट्रिंग के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद चेक करेंगे क्या सेकंड स्ट्रिंग के अंदर भी सेम कैरेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं। और इन कैरेक्टर्स को ट्रैक करने के लिए हम अपना एक एरे बनाएंगे, इसको हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, इसको हम काउंट नाम दे देते हैं। काउंट एरे बनाएंगे जिसका साइज़ रखेंगे 26 साइज़। क्यों? क्योंकि हम ए से लेके जी तक सारे कैरेक्टर्स को ट्रैक कर रहे हैं। तो टोटल कितने कैरेक्टर्स होते हैं इंग्लिश में, 26 कैरेक्टर्स होते हैं। तो मुझे कौन सा एरे चाहिए, मुझे 26 साइज़ का ही एरे चाहिए। तो इसके अंदर इंडेक्स नंबर 0 पे ए का काउंट स्टोर कर लेंगे, इंडेक्स नंबर 1 पे बी का काउंट स्टोर कर लेंगे, इंडेक्स नंबर 2 पे सी का काउंट स्टोर कर लेंगे। एंड इस तरीके से हमारा काउंट स्टोर होता रहेगा। लास्ट में इंडेक्स 25 होगा जिस पे हम z का काउंट स्टोर करेंगे, इंडेक्स 24 होगा जिसमें y का काउंट स्टोर करेंगे। तो इस तरीके से हमारा पूरा हम एक 26 साइज़ का काउंट एरे बनाएंगे जिसके अंदर फर्स्ट स्ट्रिंग का हम काउंट स्टोर करेंगे हर एक कैरेक्टर का। तो इस पर ट्रेवर्स करेंगे, एक एक कैरेक्टर पर जाएंगे। तो सबसे पहले स्ट्रिंग के अंदर हम ए पर जाएंगे। ए पर जाते ही हम ए के काउंट को बढ़ा देंगे, यानी यहाँ पर शुरुआत में इनिशियलाइजेशन होगा विद 0, तो इसके काउंट को इंक्रीज करके हम कर देंगे 1। उसके बाद n पे जाएंगे, n का यहाँ पर कहीं बीच में काउंट होगा। लेट्स सपोज दिस इज़ फॉर कैरेक्टर n, इसके काउंट को कर देंगे 1। उसके बाद a पर जाएंगे, a के काउंट को दोबारा से हम इंक्रीज करके कर देंगे 2। उसके बाद g पर जाएंगे, g का भी काउंट होगा,
कुछ यहाँ पर जी का काउंट स्टोर हो रहा होगा, तो उसके काउंट को इंक्रीज़ करके कर देंगे 1। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर आर पर जाएंगे, आर का भी कुछ यहाँ पर काउंट स्टोर होगा, तो उसके काउंट को इंक्रीज़ करके कर देंगे 1। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर दोबारा से ए पर जाएंगे, ए का काउंट इंक्रीज़ करके हम कर देंगे इसे 3। उसके बाद हम एम पर जाएंगे, तो एम के लिए इंडेक्स कुछ यहाँ पर होगा एंड एम के लिए हम काउंट को इंक्रीज़ करके कर देंगे 1। तो फर्स्ट स्ट्रिंग के लिए हमने क्या किया, सारे के सारे कैरेक्टर्स को ट्रैक कर लिया कि कौन कौन सा कैरेक्टर है और उसका काउंट क्या है, मतलब वो कैरेक्टर कितनी बार इस स्ट्रिंग के अंदर आता है। तो बेसिकली कैरेक्टर्स को ट्रैक करने के लिए इस बार मुझे स्ट्रिंग को सॉर्ट नहीं करना पड़ा, मैंने डायरेक्टली इस एरे के अंदर अपने कैरेक्टर्स को स्टोर कर लिया। अच्छा, ये काउंट स्टोर कैसे हुआ? जो हमारा सबसे पहला काम है टू स्टोर काउंट ऑफ कैरेक्टर्स, इसको हमने कैसे स्टोर किया? बेसिकली हर स्ट्रिंग के पास इंडेक्स आई पे जो भी कैरेक्टर होगा str ऑफ आई करेंगे तो वो कैरेक्टर आ जाएगा हमारे पास, और उस कैरेक्टर आई से कोई भी अगर मुझे इंडेक्स निकालना है तो क्या करना है? कुछ नहीं करना, ए को माइनस कर दो। हमने ये पोजीशन निकालने वाली ट्रिक सीखी तो थी अपने कैरेक्टर डेटा टाइप के अंदर, तो जो भी कैरेक्टर आपके पास है उसमें से स्मॉल ए को माइनस कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास इंडेक्स आ जाएगा। तो इस काउंट एरे के अंदर उसी इंडेक्स को मुझे एक्सेस करना है और उसकी वैल्यू को प्लस प्लस कर देना है। ये सिंपल लाइन मुझे लिखनी है टू इंक्रीज द काउंट ऑफ माय पर्टिकुलर कैरेक्टर। तो इस तरीके से कैरेक्टर्स को ट्रैक कर लिया। अब सेकंड काम है इस सेकंड स्ट्रिंग को ट्रैक करके ये देखना कि क्या सेम कैरेक्टर्स भी सेकंड स्ट्रिंग के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो बेसिकली हमारा सेकंड स्टेप हो जाएगा ट्रेवर्स द सेकंड स्ट्रिंग, यानी सेकंड स्ट्रिंग के ऊपर हम लूप लगाएंगे और एक एक करके इसके लिए चेक करेंगे क्या सेम कैरेक्टर्स इसमें एग्जिस्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें n पे आते हैं, n एग्जिस्ट करता है क्या यहाँ पर? हाँ, n एग्जिस्ट करता है। तो ठीक है, इसके काउंट को डिक्रीज कर देते हैं कि ठीक है हमें n तो मिल ही गया, अब इसकी वैल्यू को डिक्रीज करके कर दो 0। उसके बाद a पर आ जाते हैं, a एग्जिस्ट करता है क्या? करता है, तो इसके काउंट को भी डिक्रीज करके 2 कर देते हैं। फिर g पे आ जाते हैं, g एग्जिस्ट करता है क्या? करता है, इसके काउंट को डिक्रीज करके 0 कर देते हैं। तो काउंट को हम डिक्रीज इसलिए कर रहे हैं ताकि सेकंड टाइम अगर इस स्ट्रिंग के अंदर g आए तो उस टाइम पे अगर हमें काउंट कभी भी 0 मिल गया ना, अगर इस स्ट्रिंग के अंदर कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लेट्स सपोज इस a की जगह अगर एक और g होता और हम इस g पर आते, अब हमें दिखता जी का काउंट तो 0 है, मतलब जी तो इसमें एग्जिस्ट नहीं करता हमारे बराबर, तो इसका मतलब दोनों स्ट्रिंग्स एनाग्राम्स नहीं है। तो जहाँ पर भी हमें सेकंड स्ट्रिंग के अंदर ऐसा लेटर मिल गया जिसके लिए काउंट के अंदर काउंट 0 है, मतलब वो लेटर दूसरे वाली स्ट्रिंग में उतनी बार एग्जिस्ट नहीं करता था, कम बार एग्जिस्ट करता था, तो उस केस में हम क्या करेंगे? तो उस केस में हम यहीं से फॉल्स रिटर्न कर देंगे कि हमारी स्ट्रिंग एनाग्राम नहीं है। वरना बाकी केसेस में हम कंटिन्यू करते जाएंगे जब तक पूरी स्ट्रिंग ट्रेवर्स नहीं कर लेते। अब ए के लिए चेक करेंगे, काउंट 2 है, इसे डिक्रीज कर देते हैं टू 1। अब आर के लिए चेक करेंगे, आर के लिए काउंट को डिक्रीज कर दिया 0। ए के लिए चेक करेंगे, इसको डिक्रीज कर दिया 0। एम के लिए चेक करेंगे, इसको भी डिक्रीज कर दिया 0। जैसे ही ये स्ट्रिंग खत्म हो गई, जैसे ही हमने सबके काउंट को डिक्रीज कर दिया, वैसे ही हम ट्रू रिटर्न कर देंगे कि ठीक है हमें एक भी ऐसा कैरेक्टर नहीं मिला जो हमारे काउंट के अंदर एग्जिस्ट ना करता हो। अच्छा, ये जो हमारा पूरा प्रोसेस है ना, इसी से पहले हम चेक कर लेंगे क्या हमारी स्ट्रिंग 1 की लेंथ स्ट्रिंग 2 की लेंथ के इक्वल है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि स्ट्रिंग 1 के अंदर है ABC और स्ट्रिंग 2 के अंदर हमें दिया हुआ है सिर्फ AB। तो इस केस में क्या होगा? काउंट के अंदर तो ABC स्टोर हो जाएगा, स्ट्रिंग 2 में हम देखेंगे AB, अरे वाह दोनों मिल गए तो दोनों एनाग्राम्स होंगे, पर ये दोनों एनाग्राम्स तो नहीं है, इसके अंदर तो C एक्स्ट्रा एग्जिस्ट करता है। तो एक्स्ट्रा वाली चीज़ हमें ना ट्रैक करनी पड़े उसके लिए हम शुरू में ही दोनों को चेक कर लेंगे। अगर दोनों की लेंथ इक्वल नहीं है तो उस केस में ये स्ट्रिंग्स कभी एनाग्राम्स हो ही नहीं सकती। जो भी स्ट्रिंग एनाग्राम होती हैं उन दोनों की लेंथ इक्वल होती है, अगर लेंथ अनइक्वल है तो वो एनाग्राम्स नहीं है। तो ये तो सबसे पहली कंडीशन चेक हो गई। फिर क्या करेंगे? स्ट्रिंग 1 के काउंट को स्टोर करा देंगे काउंट एरे के अंदर। फिर क्या करेंगे? सेकेंड स्ट्रिंग के ऊपर ट्रैवल करेंगे और एक एक के लिए चेक करेंगे अपने काउंट को। कहीं भी काउंट अगर 0 दिखता है तो रिटर्न कर दो फॉल्स, नहीं दो हम काउंट को डिक्रीज कर देंगे बाय 1, यानी माइनस कर देंगे अपने सेम काउंट को। तो एक बार इसके लिए डायरेक्ट हम कोड लिखने वाले हैं। लेट्स क्रिएट 2 स्ट्रिंग्स। एक स्ट्रिंग str1 हो गई, इसके अंदर हम स्टोर कर लेते हैं एनाग्राम, एंड एक हमारी स्ट्रिंग str2 हो गई,
इसके अंदर हम स्टोर कर लेते हैं नागाराम और एक फंक्शन बना लेते हैं बूलियन इज़ एनाग्राम। इसके अंदर हमारे पास स्ट्रिंग str1 आएगी और स्ट्रिंग str2 आएगी। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ स्ट्रिंग्स के बारे में कि स्ट्रिंग क्योंकि पॉइंटर नहीं है, स्ट्रिंग का नाम क्या है, पॉइंटर नहीं है, ऑब्जेक्ट है, तो इसके लिए मुझे साइज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कैरेक्टर एरे में हमेशा साइज़ लेना पड़ेगा, यहाँ पे हमें साइज़ लेने की आज ज़रूरत नहीं है। हमारे पास 2 स्ट्रिंग्स आएंगी। अब सबसे पहले तो चेक करेंगे अगर स्ट्रिंग 1 की लेंथ इज़ नॉट इक्वल टू स्ट्रिंग 2 की लेंथ, उस केस में क्या रिटर्न करना है? उस केस में हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स, कि दोनों कभी भी एनाग्राम्स नहीं हो सकते। इनफैक्ट यहाँ प्रिंट भी करवा देते हैं नॉट वैलिड एनाग्राम्स। फिर क्या करना है? फिर अपना हम इंटीजर काउंट एरे क्रिएट करेंगे। तो इंट काउंट एरे का साइज हम रखेंगे 26 के इक्वल एंड इसे इनिशियलाइज कर देंगे 0 के साथ। अब अपना फर्स्ट स्टेप करेंगे। फर्स्ट स्टेप में हम अपने फर्स्ट स्ट्रिंग के ऊपर लूप चलाएंगे i इज इक्वल टू 0 से लेकर str1 डॉट लेंथ तक i प्लस प्लस। हर बार क्या करना है? काउंट के अंदर कौन से इंडेक्स पे वैल्यू प्लस प्लस करनी है? str ऑफ i माइनस स्मॉल a प्लस प्लस। पहले इस कैरेक्टर से हम इंडेक्स निकालेंगे, या और थोड़ा सा सिंपल दिखाने के लिए व्हाट विल बी माई इंडेक्स, दिस इज माई इंडेक्स। तो इंडेक्स पे जाके सिंपली कर देंगे हम प्लस प्लस। तो सारे के सारे काउंट हमारे काउंट एरे के अंदर जाके स्टोर हो गए होंगे। अब सेकंड स्टेप पे आते हैं। सेकंड स्टेप में सेकंड एरे के ऊपर लूप चलेगा, सेकंड स्ट्रिंग के ऊपर लूप चलेगा str2 डॉट लेंथ i प्लस प्लस। और इस बार हमें क्या करना है? तो सेकंड लूप के अंदर हम 0 से लेके str2 डॉट लेंथ तक जा रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो इंडेक्स हम निकाल सकते हैं। इंडेक्स क्या होने वाला है? इंडेक्स होने वाला है इस बार str2 ऑफ i माइनस a। हमारे पास इंडेक्स आ गया। अब सबसे पहले चेक करेंगे अगर कभी भी हमारे काउंट ऑफ इंडेक्स की वैल्यू 0 हो गई तो उस केस में क्या कर दो? उस केस में तो रिटर्न कर दो फॉल्स, कि वैलिड एनाग्राम्स तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि काउंट 0 है, इसका मतलब दूसरी स्ट्रिंग के अंदर वो कैरेक्टर एग्जिस्ट ही नहीं करता या उतनी बार एग्जिस्ट नहीं करता। और दूसरे केसेस में हमें क्या करना है? काउंट के अंदर जाके इस इंडेक्स पे कर देंगे माइनस माइनस। तो ये काम है जो हमें हमारे लूप के अंदर करना है। तो इंट इंडेक्स इस बार हो जाएगा str2, दिस वाज str1, दिस इज str2 ऑफ इंडेक्स माइनस a। एंड अगर हमारे काउंट ऑफ इंडेक्स की वैल्यू 0 हो जाती है तो उस केस में हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। एंड सेम चीज़ चाहे तो प्रिंट करवा सकते हैं नॉट वैलिड एनाग्राम्स, वरना काउंट ऑफ इंडेक्स की वैल्यू को कर देंगे माइनस माइनस। तो ये हमारा पूरा लूप चलेगा। अगर कभी भी ऐसा होता है कि कैरेक्टर एग्जिस्ट नहीं करता तो हम यहीं से रिटर्न कर देंगे फॉल्स, नहीं तो लास्ट में हम रिटर्न कर सकते हैं ट्रू। एंड यहाँ पे हम सी आउट करा देंगे वैलिड एनाग्राम्स। तो ये हमारा पूरा का पूरा कोड होने वाला है। इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? बिग ऑफ एन के इक्वल, यानी लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी होगी। क्यों? ये तो सिंपल सी कंडीशन चेक हो रही है। ये एक एन का फॉर लूप है, ये भी एन का फॉर लूप है। बेसिकली दोनों की लेंथ अलग है। एक की लेंथ अगर एन है, स्ट्रिंग 1 की लेंथ अगर एन है, स्ट्रिंग 2 की लेंथ अगर एम है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी एन प्लस एम। और अगर m बहुत बड़ा है तो बिग ऑफ m हो जाएगी। जो भी बड़ा है बेसिकली दोनों में से वो कंट्रोल करेगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को। लेट्स सेव इट एंड लेट्स कॉल इट, व्हाट इज द फंक्शन नेम? द फंक्शन नेम इज एनाग्राम। इसके अंदर स्ट्रिंग 1 पास करेंगे, स्ट्रिंग 2 पास करेंगे एंड इसे कर लेंगे सेव। सेगमेंटेशन फॉल्ट आया है बेसिकली इसकी वजह से। यहाँ पे हमारे पास i होना चाहिए था, स्ट्रिंग 2 ऑफ i। तो येस, दीज 2 स्ट्रिंग्स आर वैलिड एनाग्राम्स, पर इन्हीं की जगह अगर हम कैट एंड डॉग कर देते तो उस केस में नॉट वैलिड आता, नॉट वैलिड एनाग्राम्स। सेम सॉल्यूशन यू कैन ट्राई टू सबमिट ऑन LeetCode। आपके पास सारे टेस्ट केसेस पास हो जाने चाहिए। अच्छा, इसमें और शॉर्ट कैसे कर सकते हैं चीज़ों को? ये इंडेक्स अलग से एज सच हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेम चीज़ को लिख सकते हैं। ये क्लैरिटी के लिए मैंने आपको अलग से लिख के दिखाया था।
सेम स्टेटमेंट को इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो इस तरीके से हमारा वैलिड एनाग्राम्स वाला सवाल जो है उसे हम सॉल्व कर सकते हैं। अब लास्ट हम एक और छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसमें हम ऑपरेटर्स का यूजेज देखेंगे स्ट्रिंग्स के साथ। बेसिकली स्ट्रिंग्स को कंपेयर करने के लिए हम नॉर्मल अपने जो ऑपरेटर्स होते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, उनको यूज़ कर सकते हैं। लेट्स ट्राई टू क्रिएट 2 स्ट्रिंग्स। एक स्ट्रिंग हम ले लेते हैं, लेट्स कॉल इट कैट, और एक सेकेंड स्ट्रिंग हम ले लेते हैं, लेट्स कॉल इट डॉग। अब ये दोनों स्ट्रिंग हमें ऑलरेडी पता है इक्वल नहीं है, तो जब हम इन्हें कंपेयर करेंगे, यानी अगर हम सी आउट करेंगे str1 क्या इक्वल टू है str2 के, तो उस केस में आंसर क्या आना चाहिए? उस केस में आंसर आना चाहिए फॉल्स। फॉल्स यानी 0। तो इसे सेव कर लेते हैं, रन करते हैं, तो हमारे पास 0 प्रिंट होगा। पर यहीं पर अगर हम कैट कर देते तो उस केस में हमारे पास ट्रू प्रिंट होकर आता, यानी 1 प्रिंट हो जाता। और अगर हम इसे नॉट इक्वल टू कर देते तो दोबारा से फॉल्स प्रिंट होकर आता, यानी 0 प्रिंट हो गया था। अब जैसे हम इक्वल टू या नॉट इक्वल टू चेक कर सकते हैं, हम लेस देन या ग्रेटर देन भी चेक कर सकते हैं। जैसे इफ़ वी नो कि कैट इज़ लेस देन डॉग, वाई? बिकॉज सी छोटा होता है वैल्यू में एज कम्पेयर टू डी। तो अगर हम स्ट्रिंग 1 लेस देन स्ट्रिंग 2 करेंगे तो उस केस में हमारे पास ट्रू प्रिंट होकर आएगा। ट्रू मतलब 1 प्रिंट होकर आएगा, तो ये 1 आ गया। लेकिन अगर हम ग्रेटर देन करेंगे तो फॉल्स प्रिंट होकर आएगा, यानी 0। तो यहाँ पे हमारे पास 0 प्रिंट होकर आ गया। तो इस तरीके के जो कंपैरिजंस हैं यूजिंग डायरेक्ट ऑपरेटर्स, ये चीज़ें कैरेक्टर एरे के अंदर कर पाना पॉसिबल नहीं है। स्ट्रिंग्स के अंदर बहुत ईजी से हम 2 स्ट्रिंग्स को कंपेयर कर पा रहे हैं, एंड दैट इज़ वाई स्ट्रिंग्स आर मोर एफिशिएंट इन प्रोग्रामिंग। और इसीलिए जनरली डीएसए के जितने भी सवाल हैं जिसमें स्ट्रिंग्स यूज़ होते हैं उसमें हम स्ट्रिंग क्लास की ही ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करके यूज़ कर रहे होंगे। एंड इस चैप्टर के अंदर हमने कैरेक्टर डेटा टाइप को देखा, हमने कैरेक्टर एरेज को देखा, और फिर हमने स्ट्रिंग्स को देखा। स्ट्रिंग्स कैरेक्टर एरेज का ही एक बेटर वर्जन होते हैं। इनके साथ हमें कई सारे डिफरेंट मेंबर फंक्शंस मिलते हैं। हम बहुत सारे डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं स्ट्रिंग्स पर। तो इस चैप्टर के अंदर हमने एक तरीके से स्ट्रिंग्स के कुछ बेसिक क्वेश्चंस को, कुछ बेसिक चीज़ों को कवर किया है। हम आगे जैसे जैसे डिफरेंट एल्गोरिथम्स को सीखेंगे, जैसे हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग को करेंगे या हम ग्रीडी को करेंगे, हम कुछ और करेंगे, तो वहाँ पर भी स्ट्रिंग्स एज अ डेटा स्ट्रक्चर या एज अ डेटा टाइप यूज़ हो रहा होगा। तो ऐसा नहीं है स्ट्रिंग्स सिर्फ इसी चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। आगे आने वाले चैप्टर्स में चाहे हम कोई ना कोई टॉपिक कर रहे हो, हम कुछ ना कुछ हो सकता है हमारा स्ट्रिंग पर बेस सवाल हो, तो वो सवाल भी स्ट्रिंग के हैं, पर वो इतने बेसिक लेवल के नहीं होंगे। उसमें हम और बेटर लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग या और बेटर लेवल ऑफ एल्गोरिथम्स यूज़ करेंगे, या कुछ हेल्पर डेटा टाइप्स को भी यूज़ कर रहे होंगे।